बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज की सुबह आपसे बात करनी है उन ताल्लुकात की जो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। बहुत से रिश्ते हैं जो हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बहुत ख़ास होते हैं, जैसे कि मियाँ बीवी का एक ताल्लुक़ है, ऑफ़ कोर्स माँ बाप के साथ बच्चों का ताल्लुक़, बच्चों के साथ माँ बाप का ताल्लुक़, एंड देन ऑफ़ कोर्स भाई बहन। ये वो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स होती हैं जिनको हमने बड़े तरीके से साथ लेके चलना होता है। दो लोगों की शादी होती है, वो ताल्लुक़ एक बहुत ही कमज़ोर एंड एट द सेम टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़। कमज़ोर इसलिए क्योंकि देखिए, कुछ अल्फाज कह के ये ताल्लुक़ बनता है और कुछ अल्फाज कह के ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन इन बिटवीन जो सारे मामलात होते हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। हम अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ किस किस्म का रवैया रखते हैं, कैसा एटीट्यूड रखते हैं, इसी से डिफ़ाइन होता है कि हमारे घर का माहौल कैसा होगा। देखिए, अगर बीवी मियाँ के साथ झगड़े करेगी, उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स करेगी, कॉन्स्टेंटली घर में मुँहमारी चल रही होगी, तो घर वाले जिनमें बच्चे और पेरेंट्स जो हैं, जैसे कि दादा दादी, अक्सर लोग जो हैं वो अपने इन लॉज़ के साथ रहते हैं, वो पूरा जो सेटअप है, और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम हो तो पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर शौहर बीवी से बदतमीज़ी करता है, तल्ख़ ज़बान में बात करता है, डिसरिस्पेक्टफुल होता है, तो आपको पता है व्यूअर्स, उसके साथ भी बहुत मेजर इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो रूनुमा होती हैं। सो फिर इंसान क्या करे? एक दूसरे के साथ उस तरह से बात करें जैसे आप चाहते हैं कि आपसे बात की जाए। वही एक सिंपल उसूल हमारे मज़हब का भी, इस्लाम का भी, कि पॉजिटिविटी के साथ अच्छे तरीके से लोगों के साथ डील किया करें और लोगों के साथ वही रवैया रखें जो आप चाहते हैं लोग आपके साथ रखें। इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो फिर आपका अपने पेरेंट्स के साथ भी ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा, पेरेंट्स का बच्चों के साथ भी ताल्लुक़ बहुत अच्छा होगा, मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे होंगे, एंड देन भाई बहनों के साथ भी आपके मसाइल कम होंगे। जब हम रूड हो जाते हैं, जब बदतमीज़ी करते हैं, जब चीख उठते हैं, जब दिल में जो आता है वो कह देते हैं, उससे दिल तो दुखता है लेकिन रिश्तों में दरार आ जाता है और हम दरगुजर भी कर देते हैं, माफ़ भी कर देते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मूव ऑन भी कर देते हैं। लेकिन कभी कभी मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसी बात किसी ऐसे मौके पे किसी ने एक दूसरे को ऐसी कह दी जिससे बहुत हर्ट हुए, लोगों के सामने इंसल्ट हुए, तो क्या होता है? अगला इंसान हर्ट तो हो जाता है, शायद आपसे बात करना भी छोड़ दे, वक्त गुज़रता है, कुछ लोग फ़ौरन ही मना लेते हैं, कुछ लोग वक्त लगाते हैं मनाने में, और कुछ लोग सारी ज़िंदगी गुजर जाते हैं और उन ताल्लुकात को उसी तरह ख़राब के ख़राब रहने देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो रिलेशनशिप आप सोचें कि ख़त्म ही हो जाता है। बट ये भी तो याद रखें ना कि जब एक इंसान के साथ आपका ताल्लुक़ ख़त्म होता है तो उससे कनेक्टेड सारे लोग जो होते हैं उनके साथ भी मामलात जो हैं वो अनकम्फर्टेबल और वियर्ड हो जाते हैं। फैमिली ओकेजन्स पे जब सब ने मिलना होता है तो अगर कोई एक इंसान ना बुलाया हुआ हो तो वो भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अगर 4 लोगों को मसले का पता है तो फिर सारे ख़ानदान को पता चल जाता है। अगर वो शख्स आ जाए तो जिस बंदे से लड़ाई होती है या जो लोग अपसेट होते हैं उस शख्स से, वो भी अपसेट हो जाते हैं और पूरा ओकेजन जो है वो एक तरह से बर्बाद हो जाता है। सो व्यूअर्स, अगर हम मामलात को इतना ख़राब होने ही ना दें, भाई बड़ी दफ़ा वो कहते हैं ना, बस मेरे दिल में बात आई या मेरे मुंह में बात आई तो मैंने कह दी, तो भाई उस तरह से तो मुंह में गालियाँ भी आ जाती हैं, बददुआएँ भी आ जाती हैं, बड़ी नेगेटिव सोचें भी आ जाती हैं। मेरी दोस्त है एक, उसकी अम्मी ने उसको, कोई मेरे ख्याल से वो 7-8 साल की थी, तो उसको ये बात कह दी कि काश तुम पैदा ही ना होती, तुम तो एक अजाब हो मेरी ज़िंदगी में। ये लाइन उसकी दिमाग में इम्प्रिंटेड है आज भी, इतने साल बाद। उसके अपने बच्चे भी हो गए हैं, जब भी कोई ऊंच नीच होती है तो जब हम फ्रेंड से बात कर रही होती है, कहती है उन्होंने तो मुझे 8-9 साल की उम्र पे, ये 7-8 साल की उम्र पे ये बात कह दी थी कि काश मैं पैदा ही ना होती, क्योंकि मैं तो अजाब हूँ उनकी ज़िंदगी में। सो व्यूअर्स, जब हम अपने बच्चों से भी बात करते हैं तो हमें कंसिडर करना चाहिए, दफ़ा हो जाओ, तुम तो हो ही पागल, तुम तो हो ही गधे, इस तरह की बातें अपने बच्चों को बहुत से पेरेंट्स कह देते हैं। चुप करो, तुम्हारी बात, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, या तुम्हारी बात किसी ने नहीं सुननी। ये चीज़ें इंसान को इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं। जब कहते हैं ना कि छोटे बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बात करें, आप जनाब करके बात करें, पॉजिटिव अंदाज में बात करें, लोगों के सामने ना डांटे, डांटना है तो अलहदा ले जाके प्यार से बात को एक्सप्लेन करें। व्यूअर्स देखें, जिसने बात सुननी है ना वो प्यार से भी सुन लेगा, और जिसने नहीं सुननी वो डांट मार सज़ा के बाद भी बात नहीं सुनेगा।
या शायद आपके मुंह पे एक चीज़ कर दे लेकिन पीठ पीछे वही एक्टिविटीज़ करेंगे जो उनका जी चाहता है। सो अल्टीमेटली ताल्लुकात को, रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल का अंसर जो है वो बढ़ाना पड़ता है, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी पड़ती है। क्योंकि देखें, दूसरे इंसान के अंदर, उसके सोल के अंदर घुस के तो आप उसको नहीं कह सकते ना कि तुमने ये नहीं कहना, तुमने वो नहीं कहना, ये नहीं करो, वो नहीं करो। वो तो करेंगे जो उन्होंने करना है। और देखें व्यूअर्स, हर बंदे का अपना ज़र्फ़ होता है, आपने अपना ज़र्फ़ दिखाना है। अगर कोई आपके साथ रूड होता है, आप उसे रिस्पॉन्स में गालियाँ निकालेंगे, बदतमीज़ी करेंगे या चुप कर जाएंगे। नानों की बात अक्सर कहती हूँ, लोग हंसते हैं, बट मेरे लिए मेरी नानो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट रोल मॉडल थी और आज भी हैं। दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। लेकिन उनसे मैंने बहुत सीखा। मैं 9 साल की थी, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन मैं आज भी जब उनकी बातें सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कितनी पते की बातें नानों ने कही जो मैंने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की और फिर उसका मुझे कितना फ़ायदा हुआ लाइफ में। वो कहती थी, एक चुप 100 सुख, कि भाई मुँह बंद कर लो, चुप हो जाओ, पी जाओ। उसी इशू को 1 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद भी डिस्कस किया जा सकता है। जब गुस्सा पीक पे है 2 लोगों का और बात गाली गलोच पे पहुंच रही है, अगर एक बंदा चुप नहीं होगा या किनारा कशी नहीं करेगा या वहां से एग्जिट नहीं लेगा तो वो मसला फिर हाथापाई पे भी पहुंच सकता है। यहाँ पे किसी एक इंसान को बड़ा बनना पड़ता है और अक्सर केसेस में बड़ा ऐसे बंदे को बनना पड़ता है जो एज में एक्चुअली छोटा होता है। सो चुप रह जाना, मसले को, मैं ये नहीं कह रही कि छोड़ दें, दरगुजर बेशक ना करें। अगर आपको कोई चीज़ बहुत बॉदर कर रही है, उसको होल्ड पे रख लें और उसको राइट टाइम पे, जब हर किसी का मूड और दिमाग और सारी चीज़ें कंफर्टेबल है, उस वक्त उस मसले को डिस्कस करें ताकि सुकून से बात को डिस्कस किया जाए। और अगर 2 लोग एक चीज़ पे मुत्तफिक नहीं हैं, अग्रीमेंट में नहीं हैं, तो फिर अग्री टू डिसएग्री कि भाई आपकी राय बिल्कुल ठीक, मेरी राय बिल्कुल ठीक। हम दोनों की राय नहीं मिलती लेकिन हमारा ताल्लुक उसी तरह मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है ये बात करने को। लेकिन व्यूअर, सोचने की बात है, हम टीवी पे कितने लोगों की कितनी किस्म की राय सुनते हैं। अभी मुझ बेवकूफ़ की भी आप बातें सुन ही रहे हैं, राइट? अब बहुत से लोग होंगे जिनको मेरी बात नहीं ठीक लग रही होगी या जिनको मेरी बात नहीं पसंद आ रही होगी। क्या मैं आपसे आके लड़ूँ या क्या आप मुझसे आके लड़ेंगे? जब हमें पता है कि हमने एक थोड़ा सा इस चीज़ का पर्दा रखना है और हमने रूड और बदतमीज़ नहीं होना, तो फिर हम ये चीज़ अपने करीबी रिश्तों के साथ क्यों नहीं कर सकते? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। बहुत से ताल्लुकात इसी तरह ख़राब हो जाते हैं। मैं तो सोशल मीडिया पे देख रही हूँ ये जो ट्रोलिंग होती है, जो बदतमीज़ियाँ होती हैं। मैं सोचती हूँ कि भाई आप यही बातें कि अपने घर वालों को कह सकते हैं? फिर मैं सोचती हूँ कि शायद इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि घरों में भी इसी तरह की बातें करते होंगे। सो अच्छे अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में किसी से बात करें। ताने, तंजिया अंदाज में बात करना, रूड हो जाना, किसी को उसकी औकात याद कराना, ये चीज़ें सूट नहीं करती किसी भी इंसान को। सो अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, अपने आप को मजबूत बना के, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करके, अपने आप को बेहतर बना के। हमेशा एक ही बात कहती हूँ, ज़रा हार्श बात है, लेकिन हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, अपने अमाल, दुआएं, ये सारी चीज़ें लेके। तो अगर हम अपने आप को अच्छे अंदाज में आगे लेके बढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी तो आसान होगी सो होगी, हमारे साथ जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। और कोई एक इंसान जो है पॉजिटिविटी का मुजाहरा कर देना तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाता है। और अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी और उसके बाद ऑफ कोर्स किचन की तरफ बढ़ेंगे। एक तो मामलात डायरेक्टली लोगों के बीच में होते हैं, फिर एक थर्ड पार्टी भी होती है। जैसे कि अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हुई है तो सास भी तो बीच में पढ़ के मसले को हल कर सकती है, लड़की की माँ भी बीच में पढ़ सकती है, मसले को रिजॉल्व कर सकती है, नंद बीच में दोस्ती करा सकती है। अगर माँ और बच्चे के बीच में, वैसे तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है कि माँ बाप को उफ तक नहीं कहनी, लेकिन अगर कोई मसला ख़राब होता है तो दूसरा कोई भाई बहन भी तो उस मसले को हल कर सकता है। जब मामलात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो कभी कभी आपको किसी और सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो आगे से उस मसले को रिजॉल्व करे। खैर, हमारी बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड शेफ़ भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि आई नो कि इनके लिए रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपकी, मेरी, हम सब की फेवरेट शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुगन। पहले तो माशाल्लाह आज बहुत ब्राइट कलर, और इस कलर को कैरी करना ही बड़ा जो ब्राइट है कलर है, अपनी मेरी आंखों में चुभ रहा है। बट आई मीन आई लाइक ब्राइट कलर्स।
ये ज़रा एक्स्ट्रा ब्राइट है, बट मैंने कहा कि देखें अब आगे विंटर में तो आपको पता है कि फिर बहुत नहीं ब्राइट नहीं, विंटर में जाके फिर बड़े अर्थ टोन्स आ जाती हैं, तो मैंने कहा ज़रा आखिरी अपना शौक पूरा कर लूँ ब्राइटनेस का। अच्छा जी मुझे बताइए आज का जो टॉपिक है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए रिश्ते बनते कभी कभी बड़ी आसानी से हैं और ख़त्म भी उतनी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन उन रिश्तों को जितनी देर भी इंसान चलाता है उसमें आपको बहुत से तकाजे पूरे करने होते हैं, एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक, सलाम दुआ, मतलब उस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल। ऐसे जब रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस। टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है जुगन, बर्दाश्त होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि जब पीक पे गुस्सा हो तो कोई एक चुप कर जाए, उसमें ये ना आप देखें कि मर्द है या औरत है, जिसको भी लगे कि मैं राइट पे हूँ, आप वक्ती तौर पे खामोश हो जाएं, उसके बाद अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई मसला है उसको सॉल्व करना है तो आप थोड़ी देर के बाद भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी जी एक बंदा बोल रहा है जी, दूसरा बंदा भी बोल रहा है, अब एक ने गाली निकाली दूसरे ने गाली निकाली, दोनों को एक दूसरे की बात, एक ने हाथ मारा उठा लिया दूसरे ने हाथ उठा लिया, मामलात बहुत सीरियस हो जाते हैं। और स्पेशली जब हमें पता है कि आजकल लोग बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे हैं, हर इंडिविजुअल, तो ऐसी सिचुएशंस में तो ज़्यादा इंसान को अपने आप को चुप रखना चाहिए, क्योंकि जब पीछे से ऑलरेडी टेंशन है, उस वक्त टेंशन वाली चीज़ और पिछली टेंशन और वो टेंशन मिलके एक धमाका बन जाता है। बिल्कुल ऐसे है। सो What are we making today? किचन में आज हम बना रहे हैं, वैसे तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं दोनों, फ्रूट सैलेड और फ्राइज़, लेकिन टेक्निकली जो इसमें चीज़ें हम रेस्टोरेंट में करते हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी ताकि क्रिस्पी फ्राइज़ भी बने और अच्छे से कलर्स के साथ फ्रूट सैलेड। क्रिस्पी फ्राइज़ तो आप बना रही है, लेकिन मसाला फ्राइज़ कैसे बनते हैं? क्योंकि मुझे पता है क्या इशू आता है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह से बच्चे कभी कभी सिर्फ मसाला फ्राइज उठा लेते हैं। अब हमजा टीनेजर हैं, वो जब भी कोई मतलब उसको स्नैक का मूड हो तो वो मसाला फ्राइज बाहर से मंगाते हैं। मैं कहा बेटा घर पे बनवा लिया करो, तो कहते हैं घर पे अच्छे नहीं बनते जी। तो मैं जो क्रिस्पी करने का आपको है ना टेक्निक वो भी बताऊंगी, और साथ में हमने मसाला भी एक तैयार करके रखा हुआ है तो वो भी हम स्प्रिंकल करेंगे और सारी रेसिपी शेयर उसकी रेसिपी बताइए जी। तो व्यूअर सबसे पहले हम फ्रूट सैलेड की तरफ आ जाते हैं। फ्रूट सैलेड के लिए हमें चाहिए सेब 4 से 5 अदद, केले 6 अदद, अंगूर 1 कप, अनार 1 कप, दूध हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, चीनी हस्बे जायका। फ्रूट सैलेड के लिए आपने जो भी सीजनल फ्रूट, जैसे मैंने जो आपसे शेयर किया अंगूर और सेब में यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें इसकी स्किन जो है सेब की वो रिमूव कर सकते हैं, मैं ऐड कर रही हूँ। साथ अंगूर भी मैंने छोटे वाले लिए हैं ताकि उसमें सीड्स ना हो और वो खाने में फिर जो है हमें बुरे नहीं लगते। बनानाज हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि मायोनीज़ और क्रीम जो है उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, और साथ हमने दूध, मैंने इसमें इसलिए लिखा हुआ है कि हम दूध उसमें ऐड करेंगे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि वो थिकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए जो है वो थिकनेस ना हो और वो क्रीमी सा सैलड आपका बने, आपने उसमें दूध यूज़ करना है, और चीनी जो है वो हम एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे और उसमें अपना सारा फ्रूट ऐड कर लेंगे। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो आप मैक्रोनीज़ जो हैं वो भी बॉयल करके ठंडा करके उसको वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट रेसिपी हो गई। सेकंड है फ्राइज़। फ्राइज़ बेसिकली ट्रिक है मेयोनीज़, हम लोग क्रीमें डाल के बना लेते हैं और वो टेस्ट नहीं आता जो बाहर का आता है। और प्रॉब्लम ये है कि जब भी बाहर से हम कोई भी इस तरह की चीज़ उठाते हैं, या तो किसी बहुत हाई एंड जगह से लें तो आपको सफाई सुथराई का पता होता है, वरना ये ऐसी चीज़ें जो आराम से घर पे बन सकती है। बिल्कुल। और मायोनीज़ जो है वो भी अगर होममेड हो तो फिर क्या ही बात है, उससे बहुत अंडे की जर्दी है, उसके अंदर ऑयल ऐड करना है आपने, जस्ट उसको आपने ब्लेंड करते जाना है और ऑयल का पोर्शन ऐड करते हैं, आपकी मायोनीज़ तैयार है। सेकंड हम फ्राइज़ की तरफ आ जाते हैं। आलू के लिए जो है वो आलू आपने मतलब बहुत बड़े वाले लेने हैं ताकि जो है आपके लॉन्ग फ्राइज़ होंगे। तो एक तो ये चीज़ है, ठीक है, जो आप कहते हैं कि रेस्टोरेंट्स में बड़े बड़े होते हैं, घर में छोटे, तो वो तो एक सिंपल सी चीज़ है, आप बड़े फ्राइज़ आलू लेंगे तो आपके बड़े फ्राइज़ जो हैं वो कट जाएंगे। सेकंड जो इसका स्टेप है, कटिंग करने के बाद देखिए मैंने इसको ठंडे पानी के अंदर डिप किया हुआ है, उससे क्या होगा कि इसका जो स्टार्च है वो सारा रिमूव हो जाएगा। दूसरा एक तरीका और है रेस्टोरेंट में जो हम करते हैं, वो ये होता है कि हम बॉयल करके उसको ठंडा, लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर, घर में फिर ख़वातीन जो हैं वो कहती हैं बहुत लंबा हो गया, तो उसके लिए जो है हमने क्या किया कि इसको सिर्फ सिंपली काट के मैंने ठंडे पानी के अंदर जो है वो इनको डिप कर दिया, सोक कर लिया। उसके बाद फिर मैंने हाफ़ जो है आपको दिखाने के लिए निकाल के रखे हुए स्टेनर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब ये स्टेन हो जाए, पानी सारा ड्राई हो जाए, तो मेरे पास एक मिक्सचर है जो मैंने मैदा और उसमें कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच ऐड किया, बाकी सारा मैदा है और वो रेसिपी कार्ड में ऐड है। आप उसमें से जो है वो इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करके हम फ्राइज़ इसके अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद आपने उसको कोट करना है और उसके बाद झाड़ के जो है ना फिर आपने जो है वो उसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है। आप झाड़ेंगे नहीं तो वो पूरा सारा स्टिकी हो जाएगा, उसके ऊपर चिपका रहेगा। फ्राई करने के बाद जो मसाला हमने तैयार किया है उसके अंदर चाट मसाला है और उसके साथ हमने लिया गार्लिक पाउडर,
थोड़ा सा इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है, सिंपल आपका मसाला तैयार है। कोई आपको इतने महंगे जो है वो फ्राइज़ लेने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे तैयार करें, उस पर मसाला स्प्रिंकल करें और उसको मायोनीज़ और केचप के साथ सर्व करें। अच्छा, लोग कहते हैं कि एक दफ़ा फ्राई करें, उनको निकाल लें, उसके बाद फिर एक दफ़ा फ्राई करें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें देखें, अब जब हमने ये फर्स्ट स्टेप कर लिया, उसका स्टार्च तो ऑलरेडी रिमूव हो गया ना, हम क्या करते हैं बस धो के जो है वो रख देते हैं उसको डायरेक्ट स्ट्रेनर में। मैंने इसको पहले काट के और उसके बाद ठंडे पानी में, मतलब नॉर्मल टैप वाटर नहीं, ठंडा पानी जो है, ठंडा पानी, और अगर आप देखें तो ये पानी रेगुलर पानी की तरह नहीं है, ये गाढ़ा हो गया थोड़ा सा, और इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, तो ये सारा स्टार्च जो है इसमें निकला है, इसमें से बेसिकली निकला है, स्टार्च इसमें से निकल आया। ऑल राइट, सो ये हमारी रेसिपीज़ मुकम्मल हो गई। व्यूअर्स, अब वही वाली चीज़ है ना कि घर पे बना लें तो बेहतरीन है। मेयोनीज़ भी आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। मेरी मदर इन लॉ के घर, मम्मी के घर, हमेशा मेयोनीज़ फ्रेश बनी हुई पड़ी हुई होती है। वो हफ्ते में एक दफ़ा बनाते हैं और वो फ्रिज में रहती है और वो एक हफ्ता बड़े आराम से लास्ट कर जाती है। और अगर आप उसको क्लोज ही रखें और उसमें से साफ चम्मच से निकालें और उसको वापस बंद करके रखें तो 2 हफ्ते भी निकाल देती है। बट ऑब्वियसली आपने उसके ऊपर चेक रखना होता है। सो नेचुरल, जितनी ज़्यादा नेचुरल चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, होममेड चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, उतना ही बेहतर है। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाने से पहले आपको ये ज़रूर बता दूँ कि जो ख़वातीन और मर्द हज़रात मुझसे बहुत शिकायत कर रहे हैं कि भाई मौसम चेंज हो गया, हमें नहीं समझ आ रही क्या करें, ऑयली स्किन वाले लोगों की भी स्किन ड्राई हुई हुई है, फ्लेकीनेस हुई हुई है, जिनके रिंकल्स नहीं भी थे उनके मुंह पे रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, तो ये क्यों हो रहा है और ये क्या प्रॉब्लम है, और इस ड्राइनेस और स्किन के जो प्रॉब्लम्स इस सीज़न के चल रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम आपसे ऑफ कोर्स स्किन की भी टिप्स लेंगे, हेयर की भी टिप्स लेंगे। 2 हमें बेहतरीन एक्सपर्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद उस एक्सपर्ट ने जिनकी हम आपसे बात कर रहे थे, जो हमें गाइड करेंगी एज़ फार एज़ ड्राइनेस इज़ कंसर्न, रिंकल्स हो गई, स्किन के अंदर ग्लो कैसे लेके आएँ। आजकल हर बंदा यही कह रहा है कि भाई स्किन भूस सी गई है। मैं कहा स्किन कैसे भूस सकती है, बट ऑफ कोर्स जब ड्राइनेस होती है या सीज़न चेंज हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा इंसान बॉदर होता है। सो इरम नईम साहिबा हमारे साथ हैं, आप फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं, लाइफ कोच हैं और होम एक्सपर्ट भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी सबसे पहले तो आजकल स्पेशली एक अजीब सा सीज़न है, मतलब जिसमें मतलब ऑब्वियसली हम सर्दी के करीब जा रहे हैं, बट सीजनली जो है स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो रही है। इसका क्या रीज़न है? देखो, जब सीज़न चेंज हो रहा होता है तो एक बीच का सीज़न आता है ना, ये वो शुरू हो गया है जिसमें ना सर्दी है ना गर्मी है, कभी हम पंखे चला रहे हैं, कभी हम बंद कर रहे हैं, और कभी ऐसा होता है कि अच्छा हमारे उसी में खाने का सिलसिला भी फ़र्क हो गया, इनटेक फूड का भी, जैसे ठंडा पानी कम हो गया, पानी पीना कम होता जा रहा है। तो ये मौसम इसलिए भी हमें ड्राई करता है कि जब हम पानी कम पी रहे होते हैं, एकदम से हम गर्मी में इतनी शिद्दत में जब हमारे मुंह पे स्वेटिंग भी आई होती है और बाज़ लोगों के ऑयली स्किन होती है तो उनके ऑयल्स निकल रहे होते हैं, तो ये चेंज आ जाती है, तो उसमें हम लोग घबरा जाते हैं कैसे करना है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ज़रूरी नहीं कि हम चेहरे पे कुछ लगाएं, इसके लिए खाना भी ज़रूरी है। एक अच्छी खुराक, एक अच्छा खाना हमें जो हमारे चेहरे को पुरौनक बनाता है वो हम छोड़ते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। जैसा कि हम मक्खन, घी, अच्छा चीज़ पे हम बहुत फोकस करते हैं। बाज़ लोगों को बहुत होता है कि बर्गर्स हों तो चीज़ हो, तो अब जब आप बर्गर पनीर जिसे कहते हैं ना, तो पनीर अब बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एक लिमिटेड उसमें एक मिकदार, एक सर्टेन अमाउंट है, क्योंकि देखें ना उसमें फैट का कंटेंट बहुत है ना। लेकिन उसमें यह है कि एक मिकदार लें, आप बहुत ज़्यादा ना लें, लेकिन थोड़ा सा, जैसे नाश्ते के वक्त आप थोड़ा सा ज़रूर ले लें, या आप अपने लंच या डिनर में एक सब्ज़ी के साथ जो होममेड पनीर होता है वो बना के डालें, या इसके साथ आप देसी घी आप देखें। अगर हम पालक पनीर आपने खा ली, पनीर के पकौड़े बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पनीर के साथ रिलेटेड हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो जिस तरह से हम केमिकल्स वाला पनीर हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं टोस्ट पे लगा के, वो गलत है। आप घर का बना हुआ पनीर खाइए, वो ज़्यादा बेहतर। मैं क्योंकि होम रेमेडीज़ पे बात करती हूँ हमेशा, मैं चाहती हूँ कि सब लोग ऑर्गेनिक पे आएँ, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ घर की बनी हुई चीज़ों पे आपको होना चाहिए। इसी तरह जैसे हम 2 टेबलस्पून या आधा कप हम ऑयल यूज़ करते हैं, आप 1 टेबलस्पून देसी घी डाल सकते हैं,
अपनी दाल पे तड़का देसी घी का लगा लें, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क देता है बनिस्बत आप ऑयल यूज़ करें। ऑयल का हमें नहीं पता प्रोसेस कहता है। घी हम घर पे भी बना सकते हैं, आप मक्खन लेकर आएँ, घी बना लें, आपके सामने आपके हाथों से बना हुआ घी होगा। इसी तरह हम कोकोनट ऑयल भी अपने खाने में डाल सकते हैं, किसी न किसी जैतून का तेल हम अपने सैलेड्स में डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से हमें खाने के लिए भी थोड़ा सा ऑयल इस मौसम में शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आपा वही तो बात है ना, लोग या तो इतनी तरी ना हो पर तब तक खाना नहीं खाते, कहते ये क्या है, इसमें तो ना कुछ लग ही नहीं रहा कि ना इसमें कोई तड़का लगा हुआ है ना कुछ। इवन मैंने देखा है कोरमा आता है, आपने शादियों पे स्पेशली देखा है, इतना बड़ा लेयर, इतनी मोटी डोंगा इतना होगा, इतनी बड़ी उसके अंदर लेयर जो है वो मतलब कोई 1 इंच की तेल की घूम रही होगी अंदर। 1 कप ऑयल आराम से उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये गलत है ना, हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो या तो वो एक्सट्रीम है या फिर लोगों ने बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया, काले चनों पे बस ड्राई चनों पे आ गए। बिल्कुल, और काले चनों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा काले चने अगर अपने उबले हुए बनाए हैं, वो सैलेड बनाए, उसमें आप थोड़ा सा जैतून का तेल डाल दें और नींबू डाल के या इमली की चटनी डाल के टॉस कर, बहुत मज़े का लगता है वो जैतून के साथ, वो पता भी नहीं चलता। इसी तरह हम बादाम रोगन जो है, बादाम का तेल, वो भी यूज़ कर सकते हैं खाने में, सैलेड्स में। इसी तरह हम कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हम जब बाहर के लोगों से कंपेयर करते हैं, उनकी सेहत देखते हैं, हम कहते हैं, रश करते हैं कि वो कितने, कि देखे ना वो तो 80-80 साल पे भी खुद ही घूम फिर रहे होते हैं, और ये और वो हमारे यहाँ ये कि 65 के बाद उनकी रिटायरमेंट के लिए एज भी ज़्यादा दे दी गई है। हमारे यहाँ रिटायरमेंट जो है वो जल्दी हो जाती है, उनके थोड़ा सा और कर दिया क्योंकि वो बेहतर रहते हैं। हम अगर उनकी दूसरी चीज़ें कॉपी करते हैं तो उनके फूड स्टाइल पे क्यों नहीं आते, उनके खाने के स्टाइल को क्यों नहीं अपना रहे। और वो हमारा था पहले, वो हम लोगों के लिए था, हम पहले वैसे हमारी तो सारी चीजें ही ऑर्गेनिक और नेचुरल हर्बल होती थी। दूध आता था, दूध को खुद ही उबाल के उसको वो करके ऊपर से मलाई उतारी, फिर आपने घी भी निकाल लिया, मक्खन भी बना लिया, उसी के अंदर से आपने पनीर भी बना रही। आजकल मैं खुद भी ऐसे करती हूँ, तो घर में आप ही वाहिद हैं जो करती हैं, आपको पता है। और या गांव देहातों में होता है, बल्कि गांव देहात में भी नहीं, अब तो आप गांव देहात में जाके देखें तो वहाँ पे जो 1 परचून की या 2 परचून की दुकानें होंगी, उधर आपको कहीं मतलब कोई नेचुरल चीज नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल। अभी जैसे चाय है, बाहर आप कहीं भी चाय पिए, आपको ताज़े दूध की चाय नहीं देंगे, वो डब्बे वाले दूध की देंगे। तो मुझे हैरत होती थी कि ड्राई मिल्क भी पड़ा हुआ है वहाँ पे और डब्बे वाला दूध दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा लाहौर से बाहर निकले तो हमें हमेशा वो ढाबा चाय जो होती थी वो इसलिए अच्छी लगती थी कि ताज़ा दूध की होती थी, तो वो भी अब बंद हो गई है। तो इसलिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज खुद से करना। हम लोग इसी तरह ढाबों की बात करें तो जब हम ढाबों पे रुकते थे तो हम खाते थे माश की दाल खाते थे, साथ तंदूर की रोटी खाते थे। अब तो बर्गर, पिज्जा, इन सब चीज़ों से नीचे कोई बात ही नहीं। उन्होंने भी ये इंट्रोड्यूस करवा दिया, फ्रेंच फ्राइज मिल रहे हैं। मैं तो हैरान हो रही थी, अभी मैं ट्रैवल करके आई हूँ तो मुझे लग रहा था कि ढाबों पे वो चीज़ें ही ख़त्म हो गई जो हम पहले मज़े एंजॉय किया करते थे। अब देखिए ना, फ्रेंच फ्राइज से हम किसी को दूर नहीं कर सकते, जो सीधी बात है। आज हम जैसे किचन में भी फ्राइज बना रहे हैं, लेकिन हमने अपने व्यूअर्स को ये कहा है कि भाई बाहर से ना लें। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो बाहर आपको फ्रेंच फ्राई मिलता है ना, वो प्रोसेस्ड होता है, वो एक्चुअल आलू का नहीं होता। उसमें पता नहीं क्या क्या डाल के उसको ग्राइंड करके उसकी शेप बना के उसको, तो वो पोटैटो उस तरह से एक्चुअल आलू नहीं होता। ये आलू प्रॉपर आपने अपने घर में अपने सामने पोटैटोज को कट किया, उसको अच्छे तरीके से बनाया। कम ऑयल में भी बना सकते हैं ना घर पे, तो आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं, ओवन में बेक कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑप्शंस तो अनलिमिटेड है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। होम रेमेडीज में आपको खुद से मूव करना पड़ता है। नौकरों पे या आपके घर में जो हेल्पर्स हैं उनकी मदद की बजाय खुद उठ के ये काम करेंगी तो आपके चेहरे पे नूर ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। मैं सबके लिए ये बात है, मैं खुद भी कभी लेज़ी होती हूँ तो मैं उठती हूँ, नहीं मुझे खुद से काम करना है, ताकि मैं अपने हाथ से जब चीज़ बनाऊंगी तो मैं खुद बेहतर तरीके से अपने लिए काम करूँ। अब इतनी अच्छी बातें करिए, लगाने की तरफ तो हम बाद में जाएंगे। मुझे खुराक में और बताएं कि इस सीज़न में क्या चीज़ें खानी चाहिए। जैसे अब ये फ्रूट्स आ गए हैं, केले हैं, अनार आ रहा है, अच्छा सा सेब आ रहा है, तो इनको आप जूसेस निकलवाने की बजाय इनको वैसे, ऑरेंजेस आर अराउंड द कॉर्नर आल्सो, स्ट्रॉबेरीज भी आएंगी आगे जाके, स्ट्रॉबेरी मार्च अप्रैल में आएंगी। हां, स्ट्रॉबेरी तो भी आ गया, लेकिन अभी ये वाले इनके साथ मैं खुद स्ट्रॉबेरी बनी हुई है ना, तो मैंने कहा मैं जरा, आप भी हल्की सी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी किन्नू बनी हुई है, तो मैंने कहा मैं अपना भी हिस्सा डाल दूं। बिल्कुल जी, तो वो इस तरह से था कि फ्रूट्स को आप खाएं, जूस निकालने की बजाय इनको आप खाएं पूरा। आप जैसे अनार है उसे एंजॉय करें, अब अंगूर है उन्हें एंजॉय करें, केला लें,
आजकल ये मौसम जो है ये इन फ्रूट्स का है, इससे स्किन में बहुत फ़र्क आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं और बिल्कुल मेरी जो प्यारी सी शेफ तैयबा है उनसे बिल्कुल कनेक्टेड बातें कर रही हैं। दूसरी चीज़ क्या बना रही है वो? क्रीमी फ्रूट सैलेड, और वो कह रही है कि मेयोनीज भी आप घर पे खुद बनाएं। जी बिल्कुल। और क्रीम जो है अच्छी कोई क्वालिटी की अगर आप डालें, और एक बात बताऊं, फ्रेश क्रीम का जो टेस्ट आता है ना, वो फ़र्क होता है, वो बिल्कुल फ़र्क होता है। बचपन में छोटे होते थे तो अम्मी जब स्ट्रॉबेरी सीजन में आती थी तो उसमें केले और स्ट्रॉबेरी काट करके ना उसके अंदर थोड़ी सी वो क्रीम डालती थी। उस थोड़ी सी क्रीम का इतना मजे का जायका आता था। अब इतना पूरा आप डब्बा डाल देते हो तो वो मजा नहीं आता, सेटिस्फैक्शन नहीं होता। हाँ, मजा भी नहीं आता। हमने कहा कि हमने फैट्स भी अपनी डाइट में डालने अच्छे वाले, और आपने जैसे कहा टेबल स्पून, थोड़ी 1 टीस्पून डाल दिया, 1 टेबल स्पून डाल दिया इधर उधर, ताकि जिस्म में थोड़ी सी लुब्रिकेशन अंदर भी जाए। बिल्कुल, जिस तरह से ये बना रही है फ्रूट सैलेड बना रही है, इसमें क्रीम, और आप कह रही हैं ना कि मेयोनीज जो घर की बनी हुई होंगी, और देखिए ना उन्होंने कहा मैं सेब भी डाल रही हूँ लेकिन मैं छिलके समेत डाल रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं छिलका उतार देंगे तो फाइबर चला जाएगा। यही मैं बता रही हूँ आपको कि हमें फ्रूट जूस की बजाय ना ज़्यादा फ्रूट्स वैसे खाने चाहिए, काट के खाने चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर। देखिए जैसे आप काटते हैं सेब को तो वो डार्क कलर में आना शुरू हो जाता है, मतलब ब्राउन, उसमें आपको पता चलता है कि इसमें आयरन है और इसमें विटामिन सी है, विटामिन्स है, तो उसका फाइबर जो है आपके स्टमक को बेहतर करता है और वो आपकी स्किन को भी बेहतर करता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्रूट जो है वो जूस की बजाय फ्रूट सैलेड भी बनाएं और उसको उस तरह से खाएं या खाली भी खाएं, लेकिन दिन के ऐसे हिस्से में खाएं। एक तो मैं ये चाहती हूँ कि सबको पता चले कि फ्रूट्स खाने का एक टाइम रखें जब फैमिली सब बैठे हुए हैं, उस वक्त काट के सब मिलकर आपको बेसिकली अपना बचपन अच्छा लगता है। जब हम याद है जब छोटे होते थे, आम का सीजन होता था तो सारे बैठे हुए होते थे और एक घर का कोई बड़ा आम कट करके सबको देता था। यही मजा है। कोई अम्मी छील के दे रही हैं और सबको दे रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको बीज निकाल के एक फांक दे रहे हैं। ये कितना ये चीज़ होनी चाहिए। अभी आप लोग फैमिली बैठ के, जैसे लंच के बाद, अगर जैसे आजकल 9 to 5 जॉब है, 6 o'clock बच्चे घर आते हैं, बड़े सब इकट्ठे होते हैं, उस वक्त चाय देने की बजाय आप फ्रूट सैलेड रखें सामने और वो सब मिल के बैठ के खाएं। और शाम को खाया हुआ फ्रूट बहुत इफ़ेक्टिव होता है, रात को खाने, और सुबह जैसे एक सेब ले ले ठीक है, लेकिन जो शाम को 4 बजे के बाद फ्रूट खाया जाता है वो हमारे बॉडी पे ज़्यादा असरअंदाज होता है और बेहतर होता है। इससे नींद भी अच्छी आती है। हाँ, नींद भी अच्छी आती है। और बात ये कि फिर आप जो रात का खाना खाते हैं ना जी, वो फिर आप इतना ज़्यादा नहीं खाते जिस तरह लोग जो होता है ना हौका चढ़ता है खाने का रात के वक्त, तो वो आपको एक ब्रेक दे देता है लंच और डिनर के बीच में। आपका शाम का टाइम जो है वो बेसिकली होना चाहिए आपका फ्रूट टाइम। आपने अगर 6 या 7 बजे फल खा लिया, उसके कोई 2 घंटे के बाद आपने अपना डिनर कर लिया, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि एक तो आप खाना भी आधी मिकदार का खाएंगे और आपकी डाइजेशन, जैसे कि आपने कहा, इतनी बेहतर हो जाएगी कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया से आप दूर ही रहेंगे। बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ जाता है इन चीज़ों से। छोटे छोटे ये टिप्स हैं जो याद रखनी चाहिए और करते रहना चाहिए। इससे एक आप जैसे लॉन्च बनाने का मकसद ये था कि सब एक कमरे में बैठेंगे, अब हम अपने कमरों में डिवाइड हो गए, तो इसलिए लॉन्च में आप रखें अपना फ्रूट शाम को और बच्चों के साथ बैठ के वो ज़रूर खाएं। जैसा कि अभी हम ये बना रहे हैं, पोटैटो चिप्स बन रहे हैं, इनके साथ अगर शाम को आप फ्रूट्स खाते हैं तो आपके सारे डिटॉक्स हो जाएगा फ्रूट से। इसमें जो ऑयल था या ऐसी चीज़ें थी या नमक मिर्च ज़्यादा जो बच्चे मसाला डाल खाते हैं तो वो आपके स्टमक को ठीक कर देता है। तो इसलिए फ्रूट्स जो हैं शाम को 4 से 6 बजे के दौरान लेने चाहिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और जैसे अब आगे आप बात करें हम स्किन की, तो पंजीरी बनाई जाएंगी। तो मैं आपको बताती हूँ आपका पंजीरी, लोग कहते हैं इतनी फैटनिंग होती है, सॉरी मैं वो बातें कर रही हूँ फ्रॉम फीमेल पॉइंट पर्सपेक्टिव। एक तो मर्द तो पंजीरी को हाथ ही नहीं लगाते, पता नहीं उनको क्या लगता है कि उनको आग लग जाएगी अगर पंजीरी खाएंगे या बस में जाएंगे, मुझे समझ नहीं आती। मतलब पंजीरी एक बड़ी, मुझे तो बड़ी पसंद है, मैं पहले क्लियर कर दूं, लेकिन मैं घर इसलिए नहीं लेके आती, या किसी अपनी, जिस तरह आप हैं आपा और कुछ और इस तरह करीबी मेरी आपाज और मेरी बहनें हैं और कुछ बड़े भी हैं ऐसे जो बनाते भी हैं और बड़ा मजे का बनाते हैं, मैं झूठे मुंह कहती भी नहीं हूँ क्योंकि फिर हाथ ही नहीं रुकता। नहीं, आपको मैं ये बताने लगी हूँ, आप नाश्ते पे उन्हें दे सकते हैं दही के साथ। जैसे आप दही के अंदर पंजीरी थोड़ी सी डालें, जैसे ग्रेनोला बॉल्स दे रहे हैं आजकल, तो वो पंजीरी है ना, वो क्या है, हम लोग ये नहीं सोचते, नाम हम बड़ा दे के उसको इस तरह से कर देते। आप बच्चों को कहें या अपने हस्बैंड को या भाइयों को,
ये सुबह नाश्ते पे देनी शुरू करें। उसमें आप थोड़ा सा फ्रूट काट के डाल दें, बनानास डाल दें, आजकल खजूर है वो कितनी डालनी है पंजीरी? मैं तो अच्छा, पाव पाव डेली खाती थी। हाँ ठीक है, आप 1 टेबल स्पून डाल लें, 2 टेबल स्पून, इससे ऊपर नहीं डालें। और आप जैसे वजन बेसिकली व्यूअर्स तब बढ़ता है जब हम वो जो कहते हैं ना कि एक मतलब लिटरली मैं आपको बता नहीं रही, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि इतना इतना को उन्होंने भरा हुआ बोल होता है पंजीरी का और वो पूरा बोल बैठे बैठे खा लेते हैं। अच्छा, वो उन लोगों को आदत होती है, या तो आप बहुत ज़्यादा वर्किंग में, बहुत ज़्यादा आपका माइंड वर्क कर रहा है, फिर तो आपको पंजीरी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं पंजीरी वंस अगेन कि हम पंजीरी के लिए सोचते हैं हमेशा देसी घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, तो मैं अब उसको रोस्ट कर लेती हूँ, उसको घी नहीं लगाती ज़्यादा। जिसको अगर घी नहीं खाना तो आप सारे नट्स को रोस्ट करके ग्राइंड कर लें। अच्छा, और वो आप अपने योगर्ट के साथ सुबह में लें, तो वो एक योगर्ट में भी ऑयल और होता इसमें हम है। सूजी भी डाल सूजी मर्जी है, आप सूजी ना डालें। वैसे सूजी बड़ी अच्छी सूजी होती तो है। बहुत अच्छी होती है। देखिए सूजी जो है बच्चों के लिए, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए बहुत अच्छी। अब हलवा जो है ना, वो कहते हैं ना कि जो हिफज करते हैं या जो लोग मेमोराइज कर रहे होते हैं चीज़ें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्रेन को बहुत ज़्यादा एकदम शूट अप किस्म की एनर्जी देती है सूजी जो है। तो ठीक है, आप सूजी ना डालें, आप खाली जैसे 1 कप बादाम ले लें, आजकल महंगे भी हैं, 1 कप बादाम ले लें, अखरोट थोड़े से ले लें। अब बादाम को आप रोस्ट कर लें, थोड़ा सा आप कोकोनट डाल लें उसमें, थोड़े सा आप उसमें पिस्ता डाल लें, उसमें गोंदे और गोंदे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी एक अच्छा, हमारे यहाँ यही मसला है ना, अलसी भी डाल अलसी भी डालते हैं, तो ये डिफरेंट रेसिपीज होती हैं और डिफरेंट बंदे की हिसाब से होती है। अब देखिए, अगर एक औरत दूध पिला रही है, उसकी फर्क रिक्वायरमेंट है, उसे अलसी नहीं देनी, उसे नहीं अलसी देनी। हाँ, तो दूसरे हम लोग सादी सी की बात करें, बिल्कुल सिंपल, जिसमें बादाम होंगे, पिस्ता होगा, अखरोट होंगे, कैशू नट्स होंगे, किशमिश होगी। किशमिश आप बाद में मिक्स करें, खजूर आप बाद में मिक्स कर लें, लेकिन इन चीज़ों को आप हल्का सा रोस्ट करके आप दही में सुबह दें, तो इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और सुबह को सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ मैंने ये खाया हुआ है। अब हमें शाम 3-4 बजे तक कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बीच में हल्की सी चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। तो एक जो अपने हम सेटिस्फाई नहीं होते जब हम फूड से ना, जब मॉर्निंग की फूड सुबह नाश्ते से हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हम दोपहर और रात का खाना बहुत बुरी तरह खाते हैं, हल्ला हल्ला करके, हाय अल्लाह हमें भूख लगी, अब हमें कुछ चाहिए, हाय अल्लाह। अच्छा, किसी की खुशबू देख ली, किसी को कुछ खाते हुए जब आपने अच्छा से खाया होगा, आपकी नीयत बदनीयत नहीं होते। आई एम सॉरी आपा, मैं खा के बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं बदनीयत हो रही हूँ उन चिप्स की तरफ जो मुझे यहाँ से बड़ी खूबसूरत निगाहों से देख रहे हैं। ये तो होता है, ये तो होता है। चिप्स पे कभी कभी उतना ही प्यार आता है जितना बच्चों पे। देखिए बात यार आपके अपने कंट्रोल पे है ना। अब आप 1 पीस लेके टेस्ट करके छोड़ दें, या आप फिर बहुत सारा लेके बैठ जाए कि अब मैं तो इनको ख़त्म करके छोड़ूंगी, मेरी मुहिम है। इस मुहिम पे ना आए अब आप इस पे आए कि आपने ये सारे जो देख रहे सब हंस रहे होंगे, पकौड़े सामने आ जाएं, हाँ। चिप्स सामने आ जाएं, बट वही चीज़ है हाथ नहीं रुकता। देखिए अगर चिप्स खा ही रहे हैं, हाँ जी, और दिल चाह रहा है कि रज के खाएं, फिर बाकी और कुछ ना खाएं, फिर इतने खा लें दिल अपना सेटिस्फाई कर लें, भूख भी, दिल भी, आंखें भी, पेट भी, क्योंकि अक्सर आंखें पेट से ज्यादा बड़ी होती है, नीयत ज्यादा खराब हो जाती है। सो द पॉइंट इज हेल्दियर फूड। अब खा लिया तो उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि आपने लेटर ऑन जो है फ्रूट सैलेड खा लिया, और आपने अपने दोपहर के लंच में खा लिया। अब इसमें कोई प्रोटीन, कोई हेल्दी चीज नहीं है, हाँ। तो अगर आपने खा लिया तो फिर आपने रात के खाने में प्रोटीन की मिकदार अच्छी रखें और फैट थोड़ा सा बैलेंस में लेके आए, क्योंकि आपने तली हुए चिप्स खाए हैं। बिल्कुल बैलेंस की बात है। देखिए मैं बड़े लोगों को देखती हूँ, व्यूअर्स जो कहते हैं कि जी मैं तो सब कुछ खाती हूँ, मेरा तो वेट नहीं बढ़ता, लेकिन सब कुछ जरूर खाते हैं, हाँ। लेकिन एक तो कम क्वांटिटी में खाते हैं, और अगर एक जगह पे उन्होंने बदनीयती कर ली तो फिर बाकी जगहों पे बैलेंस में लेके चलते हैं, ये कोई नहीं बताता। लेकिन ये भी बात उन्हें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हो रही होती हैं। जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाइट में अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं, उनको ड्राइनेस होती है, स्किन रैश भी हो जाते हैं, बाल उतरते हैं, फिर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब हमें अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना चाहिए, अच्छे तरीके से अच्छी नीयत के साथ खाना खाते रहना। अच्छा, अब उतनी अच्छी नीयत के साथ हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, exactly. और बहुत ही अच्छी नीयत के साथ हम आपको बनाना सिखाएंगे। कुछ चीज़ें बातें हो गई कि खाने में क्या कंज्यूम करना है, अब लगाने में एंड ऑल्सो फिजिकली आपको चीज़ें दिखाने में हम करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या बनाना है और कैसे कैसे उसको बनाना है। आपा हम क्या कर रहे हैं अब? मैं ऐसा कर रही हूँ कि आई एम आपा's असिस्टेंट टुडे। मैं, हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। आप मेरे लिए बहुत अच्छा सा काम कर देंगे। अभी हम एक ना स्क्रब बनाएंगे। ये हम सुबह में अगर जैसे होता है कि जी साबुन से मुंह धोने से ड्राइनेस आती है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। आप ये मैं किस में डालूं? आप इनमें डालें। अच्छा ठीक है, इनमें डालें ताकि आपको पता है ना मुझे हर चीज़ कंटेनर्स में अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए। अच्छा, जब भी आप बनाए ना इस तरह से चीज़ें, ये मैंने हुस्न यूसुफ डाला है। अच्छा, और ये क्या है आपका? ये रोज़ पेटल जो होते हैं उनको ड्राई करके रखा हुआ था। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। ये वो है, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी, ये बेसिकली ऑरेंज का छिलका है। और बाय द वे ये बेस्ट, अब देखें ना, अब ऑरेंजेस आर इन सीजन और आ भी रहे हैं, तो ये आप घर पे बना सकते। अच्छा पहले बता दें ये ऑरेंज पील का छिलका कैसे बनाया जाता है? हाँ जी, इसको सिर्फ आपने छिलके रख लेने हैं, काट के छोटे छोटे बारीक काट के धूप में रख दें, थोड़े से सूख जाएंगे, उन्हें ग्राइंड कर लें। इतना आसान है इन्हें इस तरह से बनाना। इसमें हम थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ले लेंगे। ठीक है, वो मैं इसमें इस तरह डाल लूँगी। और क्योंकि आजकल वो भी हो रहा है, स्किन को ड्राइनेस का मसला हो रहा है, तो ये मैंने कोकोनट ऑयल इसमें डाल दिया पानी में, रोज़ वाटर में। और अब हम आपा अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ना हो जो हम इट्स ओके अगर हमारे पास ना हो फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल वगैरह, तो क्या हम पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं? पेट्रोलियम जेली जो है ना, ये इतनी इफेक्टिव है। और बाय द वे मार्केट में डिफरेंट नामों से अवेलेबल है। हाँ। और आप फार्मेसी से भी जाके बहुत सस्ती वाली ले सकते हैं। आपको ब्रांड नेम वाली महंगी लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आजकल लिप ग्लॉस और ये बनाते हैं, उसमें ये लोग पेट्रोलियम जेली में ही थोड़ा सा एसेंस और वो चीजें एसेंस और कलर डाल के उसको मिक्स करके दे देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ना एलोवेरा लेंगे। एलोवेरा मैंने इसलिए ये इतना रखा था कि मैं बता सकूं कि इस तरह से होता है। हम लोगों को पता नहीं होता। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि एलोवेरा का क्या इस्तेमाल है, जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को एलोवेरा का क्या इस्तेमाल है। एलोवेरा की ये जो बीच में चीज़ होती है, ये जेल होती है, ये हमें चाहिए। और ये इसका जेल लेके हम इसको एक कंटेनर में फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में भी। बाज़ लोगों के घरों में नहीं होता एलोवेरा, तो वो चाहते हैं कि अब हम क्या करें, हम ज़ाया जाएगा, इसमें डाल दें। इसको कट करके डाल दूं आप? हाँ जी, सिर्फ बस ऐसे जेल डाल दें आप, थोड़ी सी ऐसे करके। जब आप जी, 1 टेबलस्पून जेल आ जाएगी। 1 टेबलस्पून आपके पास जेल। और ये देखिए बिल्कुल ये जेल ऐसे है जैसे लेसी होती है, लेकिन भिंडियाँ याद आ जाती मुझे। नहीं, मैं आपको अभी ये बताती हूँ, ये मैं ऐसे करके अपने बाल पे भी लगाऊंगी ना, बालों पे कंडीशनर बन जाता है। तो ये इस तरह से गीले बालों पे भी अगर एलोवेरा आप लगा के छोड़ दें, तो आपको नेक्स्ट वॉश तक इसको सपोर्ट करता रहता है हमारे बालों को। अच्छा आप ये मैंने कर दिया अंदर से। मैं जरा एक पत्ता निकाल लूँ इसमें। विटामिन ई भी डाल देते हैं। अच्छा, विटामिन ई का कैप्सूल भी डालेंगे हम? बिल्कुल ठीक है, ओके लाइए आप ये से काट। हाँ जी। अच्छा, इसमें हमने ये कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि आप अपने, हाँ जी, ये विटामिन ई का कैप्सूल। अब इसमें आप ये मुल्तानी मिट्टी डालें थोड़ी सी। ठीक है, कितनी आप? 1/2 टीस्पून डाल दें बस, ठीक है, थोड़ा सा। और इसी तरह आप ये रोज़ पेटल का डाल दें। ठीक है, इसी तरह ऑरेंज सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी में इसको मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैं खुद क्यों खड़ी होकर बनाती हूँ? इसलिए क्योंकि व्यूअर्स फिर बंदा एक दफ़ा यहाँ पे सीख जाता है ना, फिर घर पे बंदे को याद रहता है बनाना। खुद भी बनाना आसान लगता है, फिर समझ आ जाती है कि ये क्या चीज़ बनेगी। अच्छा, ये बड़ी लिक्विड सा है जी। ये और डालूं इसमें? नहीं, ये इतना ही ठीक है। हाँ, इसमें ये आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी डाल सकते हैं। ठीक है, ये डाल लेती हूँ। ठीक है, हाँ। ये इसके बाद मैं आपको बताऊँ। अच्छा, तो ये बताइए। हाँ, अब ये हमने किस तरह लगा? इसको मुँह पे लगा के थोड़ी देर के लिए रखना है और उसके बाद आपने मुंह धो लिया। पैक की तरह रगड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी हमारी स्किन ड्राई होकर ना खिंची हुई होती है। हमने इसको नहीं छेड़ना, अपनी स्किन को बिल्कुल आराम से चेहरे पे लगाना है इसे। और मेरे पास ब्रश भी था, और ब्रश के साथ ना, ब्रश के साथ फेशियल लगा के थोड़ी देर बैठे। और आपने बहुत सारी बातें नहीं करनी, आपने सुन लेनी है, कहना कुछ नहीं उस दौरान, वरना मुंह खिंच जाता है और उससे रिंकल्स पड़ जाते हैं। और सर्दियों में रिंकल्स पड़ते हैं क्योंकि बच्चियों के, जी बिल्कुल, 12-12 साल की बच्चियां देखी हैं, उनकी आंखों के नीचे लाइनें पड़ रही हैं, यहाँ पे क्रैक। मैं कहती हूँ ये इसको क्या, उम्र ही नहीं है। उम्र नहीं है, लेकिन अगर ये वाली चीजें ऐसे होम रेमेडी यूज और ये बच्चों को आप लगा सकते हैं।
तो इसमें एलर्जी का नहीं है। 7-8 साल की उम्र से बड़ी बच्ची को आप लगा सकते हैं और एलर्जी कुछ नहीं होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता। ये आराम से, ये हमारा एक फेस वॉश का हो गया। हाँ। इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने ना खुद से बनाया हुआ है। ये है क्या? सारा डाल? सारा डाल। अच्छा, ये है क्या? ये है उपटन की तरह का, इसमें बड़ी अच्छी सी स्मेल आपको आएगी। इसमें मुल्तानी मिट्टी, इसमें हुस्न यूसुफ है, इसमें ज़ाफ़रान है, इस तरह से ये चीज़ें मैंने, इसमें ऑरेंज के पील्स भी हैं, इसमें बादाम की खली डली हुई है। ये सब चीज़ों के साथ मैं इसमें थोड़ा सा लेमन का एसेंस डालूंगी। एसेंस डालेंगे या लेमन जूस? ये लेमन जूस डाल सकते हैं आप, मैं इसमें लेमन जेल डाल रही हूँ इसमें, बस थोड़ा सा। अब आप इसको मिक्स कर दें और इसमें अगर बादाम रोगन डालें, जो हमारे इस मौसम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए मेरी स्किन जो है ना वो लेमन को नहीं हैंडल कर पाती। हाँ जी, मेरी स्किन जो है ना वो ज़रा सेंसिटिव है। सो मेरी स्किन पे लेमन का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो वो प्रॉब्लमेटिक बन जाता है थोड़ा सा। तो मेरे जैसा बंदा क्या करे? फिर लेमन यूज ना, फिर लेमन नहीं डालें आप, बादाम रोगन डालें, सिर्फ गुलाब का रख डाल के। अच्छा, ये मैंने ज़रा लाइक अ पेस्ट बनेगा। ये पेस्ट होगी, इससे हमने रब करना है स्किन पे। इसको आपने लगा के थोड़ी देर छोड़ देना है। उसके बाद आप देखें आपकी स्किन के पोर्स और ये सब इनमें से, बट थिकनेस व्यूअर्स इससे जरा सी, बेशक आपने अगर लाइट रखनी है तो रख सकते हैं, इससे कम मत रखिएगा। इससे कम मत रखिएगा क्योंकि होगा ये कि ये फिर वरना आपके मुंह पे टिकेगा नहीं। अब देखें ना, जैसे कि हमने वो बताया, वो एक मास्क है, वो उसका मतलब वो लाइट सा आपने फेस पे लगा के छोड़ देना है। ये इससे क्योंकि हमने स्क्रबिंग करनी है और जिस तरह हाथ हवा में चलाते हैं वैसे चलाने, रगड़ना नहीं है, जोर जोर से नहीं, उससे भी तो स्किन खराब। ये देखिए, हाँ, उससे भी स्किन खराब होती है। आप इसका फर्क यहाँ पे फौरन देखेंगे जब आप रब करेंगे। देखिए आपको फील हो रहा है ना दाने दाने से, बिल्कुल वो बादाम की खली के हैं, सख्त दाने नहीं, हाँ, सख्त नहीं, बट एट द सेम टाइम जब आप उसको रगड़ेंगे मुंह के ऊपर ना व्यूअर्स, तो फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे। जी बिल्कुल, फिर उससे ये हो जाता है। तो ये हमारा ये था। अच्छा, हम बात करेंगे आज एड़ियों की, कि जब एड़ियाँ फट जाती हैं लोगों की, तो उसके लिए आप खुद से बनाएं। पेट्रोलियम जेली ले लें या ये वैसलीन ले लें, जो भी आपको मिले, थोड़ा सा वो ले लें। उसमें आपने काफूर डालना है। काफूर मेरे पास था नहीं, वरना मैं ले आती। तो एक काफूर की मतलब इतना सा होता है वो टिकिया, वो डालें। उसमें थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली या ये वैसलीन डालें, पेट्रोलियम जेली डालें। हाँ, पेट्रोलियम जेली डाल के उसको मिक्स करके रख के पाँव को लगा दें थोड़ी देर, उसके बाद वॉश करें। तो काफूर जो है ये हमारी स्किन, फटी हुई स्किन में जो इन्फेक्शंस भी होते हैं उसको ख़त्म करता है। तो ये जो हम नीचे फर्श पे बास्कात फिरते हैं, ये कारपेट्स होते हैं या मिट्टी में, या जो लोग बेचारे काम करते हैं, उसके लिए बेस्ट होता है। और एक बात बताएं, इसी के साथ मैंने एक बात पूछनी कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपके पाँव में आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा बोरिक पाउडर होता है, वो डाल के पाँव पे लगा के थैला बेशक पहन ले, या अगर आप माइंड नहीं करते हैं कि आपके सॉक्स पे लग जाए तो दैट्स ओके ऑल्सो, वरना प्लास्टिक का एक थैला चढ़ा है और उसके ऊपर आपने सॉक्स पहन लिए। और कहते हैं कि ये अगर आप ओवरनाइट करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो तंग होती हूँ, मेरे तो पाँव अगर बंद हो किसी चीज में तो मुझे कोई घबराहट होती है। ये उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ज्यादा फटी हुई होती है, तो वो लगा के आधा पौना घंटा छोड़ के फिर धो लेना, फिर गर्म पानी से वॉश करके उससे रब करके धो ले अच्छी तरह से। अच्छा, इसका ये होता है, काफूर जो है ना, जैसे हम फर्श पे फिरते हैं और हमारे अंदर जरासीम जाते हैं पाँवों से, जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं इनको पेट में कीड़े तब पड़ते हैं जब ये नंगे पाँव फिरते हैं, इसी तरह बड़ों के भी ये हालात हो जाते हैं कि बहुत सी बीमारियाँ हमारी पाँवों से पेट में जाती हैं, जो वो फटे हुए भी होते हैं, उन्हें जरासीम को जगह मिल जाती है ना अंदर जाने की, तो काफूर उन्हें ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से उससे साफ़ करके धो लें तो आपकी इन्फेक्शन और वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। अब एंड में आप हमारे व्यूअर्स को मैसेज क्या देना चाहती हैं? मैं तो ये सब ऑर्गेनिक पे बात करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे लोग दोबारा से वापस उस ज़िंदगी में आए। आसान ज़िंदगी है बनिस्बत इसके कि आप मेडिसिन लें, केमिकल लगाएं अपनी बॉडी पे। हमारी हवा में इतना केमिकल है, उसका तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम खाने पीने पे अपनी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर है कि हम अपनी चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें, घरों में पौधे खुद से लगाएं, एलोवेरा खुद लगाएं, माल्टे का दरख्त भी छोटा लग जाता है, अब नींबू भी छोटे घर पे लग जाते हैं। तो आप होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ, जैसे पुदीना है, ये चीज़ें सब आप लोग घरों में उगाएँ। आजकल मौसम है सर्दियों की सब्जियां उगाने का, तो आप लोग अपने लिए वो जगह बनाएं और सारी चीजें क्योंकि पंसार की दुकान पे मिल जाती हैं, जो आपने डिफरेंट चीजों की बात की है, और सस्ती होती हैं, कोई इतनी कीमत नहीं होती। ये जो मैंने आपको स्क्रब बताया, ये वाला
ये वाला आप ड्राई ये जो रख फेस के मास्क, फेस पैक मास्क जिसको हमने कहा है, इसको आप मिक्स करके एक बॉटल में रख लें, जब आपका बाथरूम में रख लें और जब दिल करे आप अपने फेस पे इसको मिक्स करके लगा सकते हैं। इसके लिए एक दिन की चंद मिनट की मेहनत है, चीजें ला के डाल के मिक्स और करके आपने फिर बॉटल इसको में फ्रिज में रख दिया। बिल्कुल। अच्छा, और फेस एंड नेक पे लगाया हाँ। और 5-10 मिनट के लिए छोड़ा, बस छोड़ा और फिर उसको वॉश कर लेना। अच्छा, बट इसको रगड़ के नहीं उतारना, इसको आपने, और ये है ही हमारा स्क्रब, इसको आपने अच्छे तरीके से अपनी बॉडी, और बाय द वे बाजुओं पे, कोनियों पे, एड़ियों पे, पाँव की एड़ियों नीचे इसके लगा लें और इससे बहुत आप लोगों को ना खुद से फील होता है, इसको लगाने के बाद खुद से अच्छा लगता है। एक्चुअली चेहरा तो अब लोग मैनेज कर ही लेते हैं, लोशन वगैरह लगा लिया, ये वो कर लिया। प्रॉब्लम कहाँ पे तब आती है व्यूअर्स, हाथों में क्रैक्स आ रहे हैं। मुझे याद है कि एक जमाने में मुझे इतनी ड्राइनेस हो गई थी कि मेरे यहाँ पे ना कट्स पड़ने शुरू हो गए थे फिंगर्स के बीच में। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि और उंगलियों पे जब आपके लाइनें आए और कट्स हों तो वो प्रोटीन की कमी भी होती है। प्रोटीन की कमी और फैट की कमी। ऑयल नहीं आप ले रहे होते ना, उस जमाने में मैं बड़ी डाइटिंग कर रही थी और मेरा वजन 45 किलो पे चला गया था। उससे ये सब होता है, उससे ख्याल करें। जो ही आपको लगे आपकी पोर्स पे, हमारी एज में ऐसे होता है, हम लोग ख्याल नहीं करते। जब देखो कि आपके ये है तो आप जल्दी से अपनी प्रोटीन की डाइट शुरू कर दे, कोई प्रोटीन लेनी शुरू कर दे। अंडा ज़रूरी है इसमें, जैसे प्रोटीन में अंडा आ जाता है। बाज़ लोग कीमा और वो नहीं खाते हैं, अगर कीमा ले लें तो बहुत अच्छा। चिकन बहुत ज़रूरी नहीं है, बीफ और मीट लेना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको आयरन देती है ना, फौलाद। बिल्कुल, और ये ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। और बाय द वे यहाँ पे एक छोटी सी टिप दूंगी जो आपा ने एक दफ़ा बहुत पहले हमें दी थी, वो ये थी कि भाई धूप में बाहर बैठ के किन्नू वगैरह खाया करें। हाँ। इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, विटामिन डी जो आपको धूप से मिलती है, विटामिन सी जो आप खा रहे हैं, ठीक है, उस किन्नू से, ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर ना आपकी मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी को पूरा करती हैं। एक विटामिन तो आपको मिलती ही धूप से, विटामिन डी, लेकिन हम सबको उसकी कमी है, जबकि इतनी ज़्यादा धूप हमारे मुल्क में होती है कि फ्री में मिल रही है, फ्री में मिल रही है। एक खिड़की में बैठ कितने सस्ते होते हैं, किन्नू बैठ के छील के उसको आप खा लें, उसके छिलके सेव कर लें, उसके बीज भी सेव कर लें। बीज जो हैं वो अगर आपका पेट खराब हो तो उसके काम आते हैं। छिलका जो है उसको आप स्क्रब्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं या अपनी डिजर्ट्स में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन, मैं तो केक बनाती हूँ उसमें जरूर डालती हूँ छिलका इसका, माल्टे का, तो मैं तो किसी चीज को जाया नहीं होने देती हूँ। और आप भी किसी चीज को जब जाया नहीं होने देंगे तो आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएंगे। सबसे पहले ये बात आती है कि हम लोग इतनी महंगी प्रोडक्ट सोच के भी छोड़ देते हैं कि इतनी महंगी, भाई महंगी नहीं है, आप घर पे बनाओ, आप खुद से बना लो, वो आपको बहुत सस्ती। आप यकीन करें, ये एक 50 रुपए 100 रुपए की चीज़ें जो मैंने लेती हूँ और आपका पूरा सीजन निकल जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा आपको अमाउंट मिलते हैं, पाव पाव आपको इतना सस्ता मिल जाता है। और 4 चीज़ें मिक्स करनी और वो काफ़ी ज़्यादा, और मैं गिफ्ट कर देती हूँ आगे, मैं कहती हूँ चलो आप लोग भी लो, यूज़ करो। तो आप गिफ्ट पैक भी नहीं के बना के दें, ज़रूरी नहीं कि आप कपड़े खरीदें और कोई चीज़ बड़ी। और बाय द वे ये एक ऑनलाइन बिजनेस का भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू। यहाँ पे हम अपने शो को ब्रेक की तरफ लेके जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स बात करेंगे पोलियो से रिलेटेड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे पोलियो की। आज वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जा रहा है, लेकिन शायद सिर्फ 2 ममालिक में मनाया जा रहा है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, क्योंकि बाकी सब ममालिक में तो पोलियो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुका है। आपको पता है मॉर्निंग एट होम पे व्यूअर्स हम कॉन्स्टेंटली आपसे इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, आपको रिमाइंड करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने जब इतनी अमेजिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, पोलियो की बात करें तो घर आके आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, फिर भी हमारे मुल्क में पोलियो एग्जिस्ट करता है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। आज इस पे हम बात करेंगे और गाइडेंस लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है, हम क्या पार्टिसिपेट करके हेल्प भी कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम अगर हमें पता है कि कोई बार बार पोलियो के कतरे नहीं पिला रहा अपने बच्चों को या रिफ्यूज़ कर रहा है, तो फिर अगर रिपोर्ट भी करना हो तो कहाँ पे रिपोर्ट करें, बिकॉज यूर्स टेक्निकली आप ये देखें ना कि इट्स अ क्राइम। ये आप सब जब तक पोलियो के कतरे नहीं लेंगे, हम एडल्ट्स ने नहीं लिए, बच्चों ने नहीं लिए, फिर हमारे बच्चों के बच्चों ने आगे ना लिए, तो पोलियो एरेडिकेट कैसे होगा? ख़त्म तो तब भी होगा ना जब वायरस ऑल टुगेदर ख़त्म होगा। खैर मैं क्या बात कर रही हूँ, हमें गाइड करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। हमारे साथ खिज़र अफजाल चौधरी हैं,
आप इंचार्ज हैं पंजाब पोलियो प्रोग्राम के, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है प्राइमरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मिम्पल सिंह ने, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। सत श्री अकाल जी। तो सर साहब, वर्ल्ड पोलियो डे मनाने का मकसद क्या है और ये कब से मनाया जा रहा है? पोलियो तो ऑलमोस्ट सारी दुनिया में ख़त्म हो ही गया है। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आज के इस अहम दिन पे हमें यहाँ बुला के इस मौजू पे बात करने के लिए जी। एक्चुअली जी वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इसका अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो इट स्टार्टेड इन 1988। 1988 जी ठीक है। 1988 में पोलियो वाज अ पेंडेमिक और तकरीबन 125 से 30 ममालिक में पोलियो का वायरस मौजूद था। तो उस वक्त हुआ ये कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि इस वायरस को हमें दुनिया से ख़त्म करना चाहिए। उसको हम ग्लोबल हेल्थ असेंबली कहते हैं, वो जो एक गैदरिंग हुई थी ग्लोबल हेल्थ असेंबली, एंड दे डिसाइडेड टू ऑन वॉर फुटिंग्स पोलियो को एरेडिकेट करने के लिए उन्होंने एक ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव का आगाज़ किया। और ये जो दिन मनाया जाता है ये उसी की याद में मनाया जाता है। और इसको मनाए जाने के दो मकासद हैं बेसिकली। एक तो ये कि इस चीज़ को वो सेलिब्रेट करते हैं कि हमने 125-30 ममालिक में से सिर्फ 2 ममालिक में अभी रह गया है। सो इट्स अ सक्सेस स्टोरी ओवरऑल फॉर द वर्ल्ड। ठीक है कि ऑलमोस्ट 125 के करीब ममालिक से पोलियो एरेडिकेट हो गया। फर्स्टली बहुत बड़ी बात है जी, इट्स अ बिग अचीवमेंट। मतलब किसी एक इलाके में ख़त्म करना एक अचीवमेंट होती है, तो इतने ममालिक में ख़त्म करना बहुत बड़ी बात जी है। ऐसा ही है जी। एंड सेकेंडली वो जो वर्कर्स जो थे पोलियो के, जो पोलियो के सर्वाइवर्स थे, उनको बेसिकली एक अप्रिशिएट करने का भी ये जो दिन है ये हमें मौका यानी देता कि है। जो पोलियो सर्वाइवर्स हैं और साथ साथ जो पोलियो वर्कर्स हैं जी। भाई, मेडल्स तो हमारे पोलियो वर्कर्स को मिलने चाहिए ऑनेस्टली, क्योंकि जिन हालात और जिन कंडीशंस में वो बाहर निकलते हैं। खैर इस पे भी हम अभी आगे बात करेंगे, बल्कि हमने रिक्वेस्ट की, एक पोलियो वर्कर को भी हमने इनवाइट किया कि प्लीज़ आप आएँ और ज़रा हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे मैं बड़ी चीज़ों पे आपको पता है, इवन सिटिंग ऑन द स्टेट चैनल कहती हूँ कि भाई हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, आवाम को ये करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए भी हमारे स्टेट को रिस्पॉन्सिबल नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि घरों तक जा रहे हैं। आई डोंट नो अगर ये दूसरे ममालिक में भी घरों में जाके इस तरह से किया गया है, बट यूजुअली लोग जो हैं, हम तो लिटरली घरों में जा के दरवाज़ों पे खटखटा के अगला कहता है बच्चे सो रहे हैं, अवेलेबल है, जाके वापस आ जाते हैं वो वर्कर्स। कहाँ पे होता है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासिबत जी? से? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर यू, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे बहुत सारी सर ने बात की है। खुशी की बात है कि बिकॉज वी हैव इरेडिकेट अप टू 99% जो पोलियो है वो वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है। अनलकीली इस वक्त हमारे 2 मुल्क जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बाकी हैं। अगर देखा जाए तो पोलियो का ये जो वर्ल्ड डे हम मना रहे हैं ये हम लोगों के लिए, जैसे सर ने कहा, एक किसी को अप्रिशिएट करना, दूसरा इस बात को याद भी करना है, अपने आवाम को भी ये बात पहुंचानी है कि हमने इसे किस तरीके से छुटकारा हासिल करना है, और वो हमारे लिए अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। अगर ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ लाइक पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो जाए तो आप बिलीव कीजिएगा कि हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम फिर शायद 24 अक्टूबर को सिर्फ खुशी का दिन मनाएं और इसको हम पोलियो डे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट कर सकें, और हम इस दुख में ना रहें कि हमारा मुल्क अभी इसका शिकार है। लेकिन डॉक्टर मेजर सवाल तो यही बनता है ना, एट द एंड ऑफ द डे व्हाई, द क्वेश्चन इज़ व्हाई। अगर बाकी सब जगहों पे ख़त्म हो गया, 1988 से एक काविश, एक मुहिम पूरी दुनिया लेके चली है, पाकिस्तान का क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहा, अफ़गानिस्तान का क्यों नहीं? चले अफ़गानिस्तान की तो सिचुएशन ऐसी है, बट व्हाई पाकिस्तान? जी मैं गुजारिश करता हूँ। एक्चुअली जी अनफॉर्चुनेटली जो अफ़गानिस्तान में जो पोलियो वायरस की मौजूदगी है ना जी, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान पे। बिकॉज़ आपको जैसे आपको इल्म है जी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है वो पोरस बॉर्डर है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है लोगों की अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में। और हमारा जो हाइपोथेसिस है, जो हमारा वायरस यहाँ पे हमें मिलता है, जब हम उसकी हम जीन सीक्वेंसिंग जिसको हम कहते हैं वो करते हैं, तो उसके लिंकेजेस हमें अफ़गानिस्तान में पाए जाने वाले वायरस से मिलते हैं। तो एक तो पाकिस्तान में जो पोलियो वायरस आज भी मौजूद है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वायरस अफ़गानिस्तान से हमारे पास आता है,
और वो मूवमेंट हमारी इतनी ज़्यादा है कि लाहौर की हद तक मैं अगर आपसे गुजारिश करूं तो ऑलमोस्ट 100+ बसेस जो हैं वो केपी से लाहौर में आती हैं जी, ऑन डेली बेसिस। तो वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट जो है पॉपुलेशन की, और फिर केपी में जो हमारे जो लोग, और बाय द वे ये गुफ्तगू हम क्लियर कर दूं कि हम अपने अफ़गानी भाइयों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी बड़ी रिगार्ड करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप मोहब्बत, प्यार और रिगार्ड करते हैं और बॉर्डर्स खोल देते हैं तो फिर इंटर बॉर्डर मसाइल जी मेडिकल बन सकते हैं। जी सर, जो हम जो हमारी मूवमेंट है इसको हम कैटर करने की कोशिश करते हैं। हमने ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जो हमारी मूवमेंट वहाँ से हो रही है पाकिस्तान में, जितने भी हमारे बॉर्डर की ओपनिंग्स हैं वहाँ पे हमारे पोलियो वर्कर्स नो डाउट पोलियो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, बट क्योंकि हमारे लिए एक चैलेंज है ये मूवमेंट जो है वहाँ से। दूसरा ये है जी कि पोलियो का वायरस, डॉक्टर साहब इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे, ये एक बहुत ही समझदार, हम इसको बड़ा एक इंटेलिजेंट वायरस समझते हैं। जहाँ कहीं पे भी इसको इम्यूनाइजेशन की कमी नज़र आएगी, कहीं पे हमें इम्यूनिटी की कमी नज़र आएगी इस वायरस को, तो फ़ौरन वहाँ अटैक करता है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स पिछले कुछ अरसे में जो कि जिसमें अब काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है, जो हमारी ट्राइबल बेल्ट थी वहाँ पे पोलियो की कैंपेन्स उस तरह से नहीं हो सकी जैसे होनी चाहिए थी। वो जब बार बार हम पोलियो के कतरे पिलाते हैं किसी बच्चे को तो उसमें नेशनल इम्यूनिटी आ जाती है अगेंस्ट पोलियो। जिस जगह पे कैंपेन नहीं होगी, हर्ड इम्यूनिटी भी कह सकते जो हैं, कोविड में भी एक तरह से हमने डेवलप कर ही लिया। और तो जब वो कैंपेन्स मिस हो जाती हैं, बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह जाते हैं, तो पोलियो वायरस ऑटोमेटिकली उस जगह पे अटैक करता है। अब इसकी जो मिसाल है वो हमें, हमारे 3 पोलियो केसेस हैं जी इस साल 2023 के अनफॉर्चुनेटली, एंड तीनों के तीनों जो हैं वो केपी ज़िला बन्नू से हैं। अब ये वो एरिया है लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3 केसेस हैं जी, ये जी, भी तो हम कह सकते हैं। बिल्कुल अभी ऐसे एक बुरी चीज़ भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ 3 केसेस। जी हाँ, इससे पहले बहुत ज़्यादा Which is a होते big achievement जी, आप लोगों achievement के एंड बिल्कुल पे, है, एंड मैं आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ क्योंकि इससे पहले ज़्यादा आ रहे थे जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम हर रोज़ हर साल 2 से 3 दफ़ा मिनिमम, मैं मिनिमम बता रही हूँ, हम बात करते हैं पोलियो पे। तो कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ बिग स्टेप। थैंक यू जी सर। तो ये वो एरिया है जी जो अनफॉर्चुनेटली कैंपेन्स इसमें उस तवातर से नहीं हो सकी। एज अ रिजल्ट, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि वो वायरस फिर उसी जगह अटैक करता है जहाँ पे उसको इम्यूनिटी की कमी नज़र आती है। तो एक तो ये 2 मेजर रीजंस हैं जी पाकिस्तान में पोलियो वायरस की मौजूदगी की। सही। अब आपकी इजाज़त से सर आई वांट टू स्विच टू डॉक्टर साहब, बिकॉज अब आप मुझे ज़रा टेक्निकली एक्सप्लेन करें। हमने बात तो की, देखें लोगों को पता है कि पोलियो क्या है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता। जो 4-6 लोग भी स्क्रीन पे देख रहे हैं जिनको नहीं पता है, एक दफ़ा सर पोलियो का खुलासा सुना दें कि है क्या। देखिए, पोलियो एक वायरल डिजीज़ है, जैसे आपने अभी बात की है, जैसे हमारे पास रोटा वायरस है, डायरिया करता है, कोविड है, इसी तरीके से ये एक वायरल डिजीज़ है। और ये बेसिक जो रीज़न होती है, इसको हम कहते हैं कि ये फीको ओरल रूट के ज़रिए बॉडी के अंदर इंटर होता है, और इसके लिए किसी जानवर का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, किसी दूसरी चीज़ का, ये डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। और होता कैसे है, उसमें पहला जो किसी भी मज़हब का पहला जुज़ है वो है सफाई सुथराई। सफाई निस्फ़ ईमान है, निस्फ़ ईमान, और एक्चुअली हर मज़हब में सफाई जो है वो आधा ईमान ही है। और अगर हम उसी की बात करें कि जैसे वैक्सीनेशन की बात अब हम करेंगे आगे, लेकिन हाथों को बार बार धोना, पानी का साफ़ सुथरा मुहैया करना, सैनिटेशन, और फिर ख़ास तौर पे जो हमारा फुजला है, जो हमारा स्टूल्स है, उसको प्रॉपरली इरेडिकेट करना, इट्स वन ऑफ द बेसिक पॉइंट कि हम पोलियो से बच सकते हैं। अब पोलियो इंटर होता है माउथ के ज़रिए, और फिर ये जाके रेप्लिकेट करता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। और इसकी जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये है कि ये स्प्रेड आउट। डॉक्टर साहब सॉरी, ये मौरूसी नहीं है ना? ये मौरूसी नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि साडी फैमिली दे विच ते पोलियो हैगा है। नो, बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी, मतलब अगर उस खानदान के 2-3 लोगों को एक ज़माने में हुआ तो वो इसलिए हुआ कि उन सबको इम्यूनाइज नहीं किया गया, और वो उस इलाके में रहते थे, सैनिटेशन ठीक नहीं थी बिल्कुल उनकी। दैट्स वन ऑफ द रीज़न। जब ये वहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं, इसकी सबसे बुरी बात ये होती है कि ये फिर आपके पखाने के ज़रिए, स्टूल के ज़रिए स्प्रेड आउट होता रहता है। अब होता क्या है कि अगर अगला पानी कोई और बच्चा, कोई और अडल्ट पीता है तो ये जाके वहाँ पे दोबारा सर्वाइव करना शुरू कर देता है, और ये एक चेन सर्कल चलता रहता है। और फिर पोलियो ऐसा नहीं है कि आज हमने बॉडी के अंदर इंटर हुआ और कल इसने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। इट में भी, क्योंकि देखिए ये जो जिसको हम कहते हैं कि बच्चे माजूर हो जाते हैं, ये सारे 100% बच्चे जिसमें पोलियो वायरस जाता है वो माजूर नहीं होते, लेकिन वो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाते हैं उसको स्प्रेड करने के लिए। और डॉक्टर साहब सिर्फ
माजूर नहीं होते, मर भी जाते हैं। उसी के ऊपर कि शुरू में ये सिर्फ माइनर से सिम्टम लाइक वायरल है, डायरिया के साथ आ सकते हैं, फीवर के साथ आ सकते हैं, हेडेक के साथ आ सकते हैं, और फिर लेटर ऑन यही चीज़ जिसकी हमें समझ नहीं है, आज हम 2 कतरे जिसको हम कहते हैं कि 2 बूंद ज़िंदगी के, जिससे हम अवॉइड करते हैं, और ये 2 बूंद हमारी ज़िंदगी को पूरी ज़िंदगी के लिए ना सिर्फ आपकी पर्सनल, फैमिली, मुल्क सब के ऊपर माजरत के साथ जो लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ एक बर्डन और एक बोझ बन जाता है। और उसको हम कैसे एरिडिकेट कर सकते हैं? बिकॉज कोई भी डॉक्टर, कोई भी बंदा आपको ये नहीं बताएगा कि पोलियो की कोई ट्रीटमेंट है। एक्चुअली वही तो बात है ना, फिर आपने उसको मैनेज करना पड़ता है सारी ज़िंदगी। तो व्यूअर्स जब डायबिटीज़ से इतने खौफज़दा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मसाइल से इतने घबरा जाते हैं, तो पोलियो से क्यों नहीं घबराते, जो अगर बच्चे को हो गया तो सारी ज़िंदगी की माजूरी, एंड व्यूअर्स इन सर्टन केसेस डेथ, जानलेवा बीमारी, मजूरी कॉज करने वाली बीमारी। और ये नहीं है कि फालिज का अटैक हुआ तो कुछ वक्त वो किया तो सेट हो गए, इस पर बंदा सेट नहीं होता। और व्यूअर्स मैं एक्चुअली पोलियो सर्वाइवर्स को जानती हूँ, और मैं ऐसे लोगों के साथ काम भी करती रही हूँ कि जो मतलब हमारा कंटेंट वगैरह काम थे, बट वो एक्चुअली पोलियो सर्वाइवर थे। कभी उनसे पूछें जाके कि उनकी ज़िंदगी क्या है, जस्ट बिकॉज आपके जहन में किसी ने कोई नेगेटिव या गलत बात डाल दी पोलियो के कतरों के बारे में। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बता रही हूँ बात, और 100% ऑनेस्टी के साथ, जब भी गेट पे पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आते हैं, जबकि मेरे बच्चों को पैदाइश पे भी मिले, फिर एक पोलियो के इंजेक्शन भी होता है, एक वैक्सीन भी दी जाए, वो भी उनको लगी, मुझे पता है सब कुछ लगा हुआ है। वो जब आते हैं दो कतरे से किसी का क्या बिगड़ना है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है जी। तो खजर साहब, अब मैं आपके पास वापस आना चाहूँगी। एक खबरें आती हैं कि पोलियो के केसेस ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सैंपल्स या माहौलियाती नमूने में वायरस मौजूद है, ये क्या माजरा है? आपने बात वहाँ पे छोड़ी तो मैंने कहा वहाँ से अगर हम उस पर क्लैरिफिकेशन। जी मैं गुजारिश करता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि एट टाइम्स किसी बॉडी में पोलियो वायरस मौजूद है, मगर उस बच्चे को उसने अपाहज नहीं बनाया, मगर वो और बच्चों के लिए एक कैरियर ज़रूर है। तो जब वो उनका जो एक्सक्रीशन के थ्रू जब वो हमारे ड्रेन्स में आता है वो वायरस, तो हमारा एक सिस्टम होता है कि हम मुख्तलिफ ड्रेन से सैम्पल्स इकट्ठे करते रहते हैं ताकि हम वायरस की मौजूदगी का अंदाज़ा लगा सकें। तो हमें जब हम वो उन सैम्पल्स को फिर टेस्ट करते हैं तो कई जगह पे हमें वो पॉजिटिव मिलते हैं। उसका मतलब ये है कि इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा इंसान की बॉडी में ये वायरस मौजूद है। दो उसने उसको अपाहज नहीं बनाया, मगर वो उसका कैरियर ज़रूर है जो किसी और को अपाहज बना सकता है, यानी कि दूसरों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी हाँ। तो अभी इस साल भी जी हमारे पंजाब में 6 जगहों से हमारे जो माहौलियाती नमूने हैं वो पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 4 लाहौर में थे और 2 पिंडी में, जिससे ये साबित होता है कि वायरस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में। उसके बाद उसका फिर एक केस रिस्पॉन्स होता है, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया। सर अब कहाँ से, मतलब वो उस रिस्पॉन्स से पहले मुझे ये बताएं कैसे टेस्ट करते हैं इतनी जगहों को? जी देखें, यही एक हमने अपना जाके ब्लड टेस्ट कराना होता है, सॉरी बहुत माजरत के साथ, एक अजाब जिंदगी में पड़ा होता है, हर नुक्कड़ कोने में जाके आप लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, और फिर टेस्ट करते कैसे हैं, थोड़ा ये हमें ये गाइड करें। देखिए, ये आपने जो स्टार्ट में बात की थी कि हुकूमत जितना कर रही है इस ऑफ कोर्स लोगों के दुनिया में कहीं पे हुआ है, तो ये सब उसी काविश का ही एक मतलब उसका पार्ट है। हम 19 अजला में, पंजाब के 19 अजला में 30-31 जगहों से हम ये सैंपल्स इकट्ठे करते हैं जो उस शहर के बड़े मेन ड्रेन्स हैं। उसके बाद हम इस्लामाबाद में हमारी लेबॉर्ट्री है जहाँ पे हम उन सैंपल्स को लेके जाते हैं। उनको वहाँ तक लेके जाने का भी एक प्रोटोकॉल है ताकि उसकी किसी भी किस्म की उसमें कोई चेंजेस ना आ सकें, और उसके बाद फिर हम आफ्टर एवरी 15 डेज़ ये एक्सरसाइज रिपीट करते हैं। और इसका सिर्फ एक मकसद है कि हमें ये पता चलता रहे कि कहीं पे हमारा पोलियो वायरस सर्वाइव तो नहीं कर रहा। तो दिस इज़ अगेन वही जो आपने पहले कहा कि हुकूमत जो कर रही है, मतलब अभी आप ताउन ही कर लें भाई, हल्का फुल्का सा ताउन कर लें। जब वो कतरे पिलाने आते हैं बस कतरे पिलाने, हम तो कह भी नहीं रहे कि जाएं और कहीं से पिलाएं। अच्छा, एक सवाल जहन में आया कतरों की, और मैंने भी बताया कि मेरे बच्चों को तो इंजेक्शन लगे थे क्योंकि आई थिंक बाय लॉ लगना होता है, राइट? तो डॉक्टर साहब मुझे गाइड करें कि जिन लोगों के बच्चे घरों में पैदा होते हैं दाइयों के थ्रू एंड स्टफ लाइक दैट, उनका क्या? और अगर इंजेक्शन लग जाए तो फिर आप कवर्ड है सारी ज़िंदगी के लिए? थोड़ा सा ये कतरे इंजेक्शन वाली चीज़ मुझे क्लियर देखिए, इसमें बेसिकली ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है और फिर जो होता है एक IPV,
दोनों में जो होते हैं ना, हमारा मकसद जो था इनिशियली, चूँकि वर्ल्ड वाइड जैसे सर ने बात की कि 125 कंट्रीज़ एंड नो जस्ट 2 आर रिमेनिंग, मतलब 123 मुल्कों में मेजॉरिटी के अंदर जो पोलियो एरेडिकेट हुआ वो ओरल पोलियो वैक्सीन से हुआ। लेटर ऑन इसके ऊपर रिसर्च की गई, चूँकि जो बात अभी हम कर रहे हैं कि जब हम ओरल पोलियो वैक्सीन लेते हैं तो इसमें बहुत माइनर सा ना होने के बराबर, जैसे 7,50,000 बच्चों को अगर हम पोलियो की वैक्सीन दें तो शायद उसमें से एक की उस पोलियो वैक्सीन की वजह से जिसको पोलियो का 19-20 शक हो। तो उसमें जो आपका कंसर्न है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ यू हैव टू टेक ओरल पोलियो वैक्सीन, आपको 2 कतरे लेने ही लेने हैं अलॉन्ग विद हेपेटाइटिस बी। फिर उसके बाद जो हम वैक्सीनेशन करते हैं एट द एज ऑफ 4 वीक्स, 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, 1.5 महीना, 2.5 महीने और 3.5 महीने, 6, 10 एंड 14 वीक्स के ऊपर 3 दफ़ा लगते हैं। 3 दफ़ा। उसके अंदर हम 2 जो होते हैं, अब जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर हम सिंगल डोज ऑफ IPV देते हैं और बाकी हम ओरल देते हैं। इससे होता क्या है कि हमारी मैक्सिमम इम्यूनिटी डेवलप होती है। रिसर्च के थ्रू हम जो होते हैं ना, बहुत सारी जो होते हैं ना, मतलब आपकी जो अगेंस्ट पोलियो है वायरस है उसकी इम्यूनिटी डेवलप होकर आपकी हार्ड इम्यूनिटी की तरफ आप जाना शुरू कर देते। तो जो ये बात है, और जितनी मर्जी दफा कतरे पिला दें वो कर दें, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई साइड इफेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए ये वही वाली बात है कि जितनी मेरी इम्यूनिटी अच्छी होगी उतना ही मैं सेफ रहूंगा। मेरी और यही कोविड में भी हुआ, और यही कोविड में हमने यही देखा था कि देखिए जिस बंदे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत सॉलिड थी, जिसका कोई और अंडरलाइंग मेडिकल इशू नहीं था, वो सर्वाइव कर गया। और जिन लोगों का कोई अंडरलाइंग इशू भी था वो कोविड से नहीं, उनकी डेथ उनकी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो गई। और वही चीज़ है कि अल्टीमेटली हर बच्चे की भी क़ुव्वत, एक ही घर के अंदर 3 बच्चे होंगे, तीनों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत मुख्तलिफ होगी। सो हेंस उन सबको प्रोटेक्ट करना और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना स्पेशली पोलियो के केस में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों की इजाज़त से एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें पोलियो सर्वाइवर भी ज्वाइन करेंगे और उसके अलावा पोलियो वर्कर भी ज्वाइन करेंगे। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ज़रा अंडरस्टैंड करें कि इतने बल्कि पोलियो सर्वाइवर ही वर्कर हैं और उनकी भी स्टोरी सुने और फिर क्या मसाइल फेस करते हैं, एंड देन इवेंचुअली हम क्या करें आपकी मदद करने के लिए। कसमें 16 साल से चीख रही हूँ कि खुदा का वास्ता कतरे पिला दें। मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप तक फॉर एग्जांपल एक्सेस नहीं भी है तो किसी जगह उठा के लेके जाएं। छोटे छोटे बच्चों को 50 रिश्तेदारों को तो मिलाने के लिए ले जाते हैं। तो एक ये इतना बड़ा फेवर अपने बच्चों को दे दें। प्रॉपर्टियाँ लेने के बजाय पहले अपने बच्चों की इम्यूनिटियाँ तो पूरी करें, और उनकी इम्यूनिटी को सेव करने के लिए आपको हिफाजती टीके, हिफाजती कतरे, ये सारी चीज़ें जो आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं वो करनी पड़ेंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हिजर अफजाल चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर विम्पल सिंह भी हमारे साथ हैं, और अब 2 सुपर हीरोज़ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सुपर हीरोज़ इसलिए, सुपर वुमेन इसलिए बिकॉज़ ये वो काम करती हैं जो एक तो बहुत ही मुश्किल काम है, जनरली फिज़िकली भी बात करें, जाके लोगों को पोलियो के कतरे पिलाना, ऑल ऑफ दैट स्टफ। उसके साथ साथ लोगों के एटीट्यूड को भी बर्दाश्त करना। और इंटरेस्टिंगली इनफ व्यूअर्स, ये दोनों यंग लेडीज़ जो हैं ये पोलियो सर्वाइवर्स भी हैं। तो इनकी कहानी जानना और अंडरस्टैंड करना कि किस मुश्किल मरहले से इनको खुद गुजरना पड़ा जब एक पोलियो की पूरी सिचुएशन एज अ यंग चाइल्ड, ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड देन उसके बाद फिर जाके लोगों को पोलियो के कतरे पिलाना और कहना कि जी पी लें। यू डोंट वांट कि आपके बच्चे इस चीज़ से गुजरें, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुनते। पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में बातें हैं, इश्यूज़ है, बल्कि हम इन्हीं से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है आयशा अली रज़ा ने, अस्सलाम वालेकुम आयशा। और हमें ज्वाइन किया है समर फातिमा ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आयशा आपसे बात शुरू करेंगे कि आपकी स्टोरी क्या है। मैं 2 ईयर्स की थी जब मुझे पोलियो हुआ। 2 साल की? जी हाँ। और मुझे तो पेरेंट्स बताते हैं कि आप जो है बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी, आप चारपाई पे ही थी, बिल्कुल जो है वो ना उम्मीद थी कि मैं कभी चल पाऊँगी।
तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की मुझे लेकर जाना लेकर आना। ये है कि तब पोलियो का लोगों को इतना पता नहीं था कि ये आप 2 कतरे आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए कितने फ़ायदेमंद है। ये आपके बच्चे, ये पोलियो जो है वो लाइलाज है, ये आपके बच्चे की जो है वो ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तब लोग इंजेक्शन्स नहीं लगवाते थे इतने, और पोलियो ड्रॉप्स भी नहीं पिलाते थे। वही मेरे साथ हुआ, तो जिसकी वजह से मैं इस बीमारी का शिकार हो गई। और उसके बाद फिर पेरेंट्स को स्ट्रगल करनी पड़ी, फिर वो मुझे लेकर जाते थे, इलाज करवाते थे। फिर उसके बाद मुश्किलात भी, ज़ाहिर बात है जिसके साथ बीती है उसको पता होता है कि वो किस मुश्किलात से गुजर रहा है। अब वही वाली बात है ना, कैसे साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिसके भी बच्चे हैं, नीसेस नेफ्यूज़ भी होते हैं, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनको कुछ बड़ा आदमी या बड़ी लड़की बनाएंगे, दे डू वेल, ये वो व्हाटएवर। लेकिन आपने पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जी। वो सारे ख्वाब एक तरह से मिट्टी में इस लिहाज से मिल जाते हैं क्योंकि एक इतनी मेजर चीज़ बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने हिफाजती टीके और हिफाजती वो सारे मामलात किए ही नहीं जो करने चाहिए थे। जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं ना जी, उनको हम फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स जो हैं वो नो डाउट हमारे हीरोज़ हैं। मेरा ख़्याल है कि जितनी तारीफ़ की जाए इनके काम की वो कम है। और मैं तो अक्सर फोरम्स पे ये बात कहता हूँ कि अगर पोलियो वर्कर्स इन पाकिस्तान जो हैं नोबेल प्राइज़ के लिए अगर ये हकदार नहीं है तो शायद दुनिया का कोई और बंदा हकदार नहीं है। यू वोंट बिलीव कि जी जिस तरह ये जाते हैं, जिन एरियाज़ में ये जाते हैं और जहाँ जाके फिर लोगों के, जैसे आपने अभी आप फरमा रही थी। लेकिन इन बच्चियों की ट्रेनिंग आप कैसे करते हैं? क्योंकि ये भी एक डिमांड है कि भाई फीमेल हो फ्रंट पे तो बेहतर है, क्योंकि लोग अपने बच्चों को, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ मेल को हैंड ओवर करते हुए। मैं, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। जी हमारे 2 लाख से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स हैं जी पंजाब में, और एक टीम जो है वो 2 मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है। मोर देन 90% ऑफ आवर टीम्स दे हैव एटलीस्ट 1 फीमेल मेंबर। हमारी कोशिश ये होती है कि हर टीम में एक फ़ीमेल मेंबर हो, और इनकी ट्रेनिंग्स का ना जी एक पूरा एक मैकेनिज़्म है। यूनियन काउंसिल लेवल से ऑनवर्ड्स अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल इनकी हर कैंपेन स्टार्ट होने से पहले ट्रेनिंग्स होती हैं। और इस दफ़ा हमने एक इनका ट्रेनिंग का मैकेनिज़्म भी चेंज किया है। हमने कुछ उसमें मॉड्यूल्स भी चेंज किए हैं। ज़रूर आपकी काविश होगी जी, मतलब मेरी क्रेडिट ले लें, थोड़ा सा क्रेडिट ले लें आप। जी शुक्रिया। तो उसमें ये है जी कि ट्रेनिंग क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे प्रोग्राम की कामयाबी का, और इनकी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हमारा कैंपेन स्टार्ट होने से 2 हफ्ता पहले स्टार्ट हो जाती हैं। और क्योंकि हमारे रीट्रेन करते हैं बार जी बार? जी बार होता, हर कैंपेन से पहले होता है। यानी कि ये नहीं है कि ट्रेन किया तो हो गए, तो अभी हमारे वर्कर हैं 5 साल के बाद भी कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, बार बार। हमारा पोलियो जो वर्कर जो परमानेंटली हमारे साथ काम कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, वही पोलियो की कैंपेन्स करते हैं, बट बिफोर स्टार्ट ऑफ एवरी कैंपेन उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ऑसम। ओके समर, आपकी कहानी क्या है? मैं जब 2 साल की थी, 1.5-2 साल की थी, तो ये इसी टाइम पे हिट करता है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं जब पैदा हुई थी, मेरी एक टांग बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल दाई टांग बिल्कुल कमज़ोर थी। पैदा ही ऐसे हुई? पैदा ही। तो जब अम्मी अबू ने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो फिर उन्होंने ना ऑपरेट कर दिया। तो जब ऑपरेट किया, खून की बोतलें लगी, मतलब डॉक्टर ने तो छोड़ा ही नहीं है कहीं से, मतलब इतना बुरा हाल कर दिया टांग का। तो फिर चलने से भी रह गई। तो फिर ज़्यादा मसला बन गया था, खून की बोतलें लगना शुरू हो गई, झटके लगने लग पड़े, जिसकी वजह से तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। झटके तो पोलियो का हिस्सा है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद अम्मी अबू फिर हॉस्पिटल से जान छुड़ा के फिर घर ले आए थे। फिर कि ये उनको लगा कि केस और ज़्यादा ये ना हो कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो फिर घर ले आए। तो अम्मी ने मालिश वगैरह की, जैतून के तेल की, सरसों के तेल की, इस वजह से फिर अब गोश्त एक टांग पे, तो एक टांग ठीक है, दूसरी टांग पे गोश्त है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिकली और फिर बट पोलियो के कतरे वगैरह ये चीज़ें पेरेंट्स ने? हाँ जी बिल्कुल बाकायदगी से पिलाते रहे हैं, बल्कि पिलाते रहे जी। डॉक्टर साहब फिर इनके केस में क्या हुआ? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे ये बता रही हैं, थोड़ा सा हमें डायग्नोसिस को रिव्यू करना होगा, वेदर इट्स अ ट्रू पोलियो, नंबर 1। नंबर 2,
नो डाउट कि इसके 100% ये नहीं है कि आपने पोलियो की जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है उसको भी कंप्लीट किया, और जो नेशनल पोलियो डे के ऊपर आपने कतरे भी लिए, एंड इवन आपको पोलियो नहीं हो सकता। जो हमने पहले बात की कि जब बहुत ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी वीक होगी और आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज होंगे टू द वायरस, तो यस इट्स अ वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर, लाइक लाखों में कोई एक ऐसा, मतलब सॉरी टू से अनलकी पर्सन हो सकता है कि जो पोलियो हिट करता है। लेकिन वहाँ पे होता यही है कि सर्जरी भी इसी पोलियो का पार्ट है कि जब आपके कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, पोलियो इनिशियली डायग्नोस नहीं होता, ट्रीट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्चर को रिलीव करने के लिए आपको ऑर्थोपीडिक की तरफ जाना पड़ता है, आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना पड़ता है। और जो बात हमारी बहन बता रही है, इसमें नो डाउट कि फिट्स इज़ वन ऑफ द पार्ट, और जहाँ पे झटके पड़ना शुरू हो जाए, कहा तो मैंने कहा कि जी झटके, तो दैट मींस के केस खराब हो रहा है जी। और तो जब अल्लाह का शुक्र है कि बेटे आप सर्वाइव कर गए हो, वरना जब झटके और ये चीजें होती हैं उसके बाद यूजुअली जो है वो अल्लाह माफी दे चीज डेथ और ये माशाल्लाह कि बिल्कुल लाइक फुली कॉन्शियस, वेल ओरिएंटेड, एवरीथिंग IQ लेवल। सो ये एक लकी वन है कि हम जो है ना उसके बावजूद भी अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से सर्वाइव करें। लेकिन व्यूअर्स वही वाली बात है ना, लकी हैं ये बच्चियां, लेकिन इस हद तक कि वो जिंदा है और एक 99% मुकम्मल ज़िंदगी गुजारी हैं। लेकिन जब आप बाकियों की तरह या सो कॉल्ड नॉर्मल लोग, अव्वल तो व्यूअर आजकल कोई भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर जो टेक्निकल या मेडिकल टर्म है नॉर्मेलिटी के, उसके अंदर फॉल तो नहीं आप करते ना, नहीं करते। आपका चलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, आपके मूव अराउंड करने का अंदाज डिफरेंट होता है। एंड व्यूअर्स पाकिस्तान में अगेन बाय लॉ आपने हर जगह को जो है वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के हिसाब से, आई डोंट लाइक द वर्ड डिसेबल्ड, स्पेशल पर्सनस के लिए आपने फैसिलिटीज करनी है, लेकिन हर जगह नहीं होती, नहीं है बिल्कुल 90% जगहों पे आप जा ही नहीं सकते, बिल्कुल। सो ये बहुत एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है किसी भी यंग पर्सन के लिए जो इस मसले से गुजर रहा होता है, और ये सारी ज़िंदगी का मसला है। नो डाउट ऐसे ही। तो सर अब आई गेस वो क्या इश्यूज़ हैं, हम लोग ये बात तो कह रहे हैं कि ये हमारे हीरोज़ हैं, बट वाई आर दे आर हीरोज़? ये क्या मसाइल हैं जो ये यंग लोग फेस करते हैं जब ये लोग जाते हैं और हमारे बच्चों को आके कतरे पिलाते हैं? बार बार याद करा रही हूँ, हमारे बच्चों को ये आके कतरे पिलाते हैं, अपने बच्चों को नहीं, हमारे बच्चों को आके पिला रहे हैं। याद रखें ये बात। जी सर। इसमें जी 2-3 किस्म के इश्यूज़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो जैसे हम बात पहले कर रहे थे कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी में जो अनफॉर्चुनेटली आज भी परसिस्ट करती हैं। एक तो वो वजह है कि जब ये जाते हैं तो लोगों का, जिनका मानना ये होता है कि खुदा न खास्ता शायद ये कतरे जो हैं वो कोई किसी किस्म की उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उस वजह से रेजिस्टेंस आती है। सेकेंडली कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इसमें कोई, जैसे एक हमारे यहाँ एक नॉर्मल सी बात है जी कि इसमें कोई फ़ौरन साजिश है, कोई बैरूनी कोई साजिश है जो हमें बार बार कत्ले कराए जा रहे हैं। अब यकीन मानिए जी कि ये वो कतरे हैं जिन्होंने 123 मुल्कों में वायरस को ख़त्म किया है। ये WHO की जो सर्टिफाइड लैब्स हैं उनसे ये कतरे सर्टिफाई हो के हमारे पास आते हैं और उसके बाद लोगों तक पहुँचते हैं। एक तो ये उनकी मिसकंसेप्शन दूर होनी चाहिए, और दूसरा ये कि ये दुनिया जितनी भी हमारे साथ पार्टनर्स बन के हमारे पोलियो को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, तो बेसिकली अगर पाकिस्तान में पोलियो मौजूद है तो ये दुनिया के लिए भी उतना ही ख़तरा है। सो वो क्यों चाहेंगे कि हम इन पोलियो के कतरों से पोलियो ख़त्म करने के बजाय कोई और चीज़ यहाँ सर आप बुरा ना मनाए तो मैं चाहूँगी कि हमें ज़रा डॉक्टर साहब ये बात, डॉक्टर साहब आपने ओथ लिया हुआ है, आप नहीं झूठ बोल सकते स्क्रीन पे बैठ के, आपको भी पता है मुझे भी पता है, पकड़ है। तो अब ये बताइए कि क्या पोलियो के कतरे आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को पिलाएं, और दूसरी बात, क्या उसके कोई ऐसे वैसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिससे किसी की कोई भी चीज़ मुतासिर हो सकती है? मैं इसको बिल्कुल समराइज़ करूँगा। मैं होत लेके ये कहता हूँ कि मेरे चारों के चारों बच्चे ने ना सिर्फ EPI को फॉलो किया बल्कि एज़ वेल एज़ जितने भी पोलियो के जो हमारे डेज़ मनाए जाते हैं उसको हमने पोलियो के कतरे पिलाए। सेम हियर। और इट्स नॉट फॉर मी, मतलब मेरे लिए पूरा पाकिस्तान एक खूबसूरत, मैं सब के, लेकिन आप बिलीव कीजिएगा कि मैं गुरुद्वारे के अंदर, जिसके उससे बड़ी जगह मेरे लिए नहीं हो सकती, मैं ननकाना साहब के गुरुद्वारों में ये स्पीच करता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को और अपनी कम्युनिटी को पूरी की पूरी वैक्सीनेशन करनी। जहाँ तक ताल्लुक है इसके साइड इफ़ेक्ट्स का, आप बिलीव कीजिएगा कोई सर, एक साइड इफ़ेक्ट है बता दें। देखिए ये सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, और मैं इसको सिर्फ ये कहूँगा
कि इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट। प्लीज़ इसको थोड़ा सा डॉक्टरों के लिए छोड़ दें। हुकूमत इतना पैसा लगा रही है, WHO हमारे लिए काम कर रही है, ये हमारी बहनें हमारे भाई फॉर फ्लांग एरियाज़ के अंदर जाके, बर्फ़बारी के अंदर जाके, पहाड़ों पे जाके हमें कतरे पिलाने के लिए आते हैं। फिर डॉक्टर जो इतना रिसर्च करते हैं और उसके बाद कोई चीज़ क्लैरिटी आपके पास आती है। देखें, मैं एक बात कह दूं, हमेशा हम कॉन्शियस होते हैं ना ब्रांड के, कि हमें कोई ब्रांड मिले। तो मैं आपके प्रोग्राम के वसादत से कह रहा हूँ कि ये पोलियो के कतरे एक ब्रांड है, बाहर से आते हैं और वो हमें देते हैं। और वो सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन है कि वो हमें क्यों देते हैं, हमें क्यों, हमारे ऊपर क्यों फोर्स करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, किसी का फ़ायदा है, उनका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब मैं एज ए पाकिस्तानी वहाँ पे जाऊँगा तो उनके बच्चे मेरे स्टूल की वजह से उनको पोलियो ना हो जाए। ये बात है, बार बार कहते हैं कि देखें, हमें हज पे जाने से पहले कहते हैं हम पोलियो, किसी और को तो नहीं कहते। भैया आपके मुल्क में पोलियो है। अब सर आप देखें, आपने हज आप अपने मुल्क से किसी और मुल्क में पोलियो लेके जाएं और नए सिरे से वहाँ पे बीमारी फैला दें, ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। सर इतना बड़ा लफ्ज़ हमने यूज़ किया, हज। देखिए, जो हमारे एक मजहबी फरीज़ा है, एक इस्लामी मुल्क, उसके लिए भी आपसे सर्टिफिकेशन मांग रहा है। जी सर। तो इट्स मीन कि ये इस्लामिकली ये हलाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टरी एज ए डॉक्टर इतनी बड़ी रिसर्च के बाद हम कहते हैं कि ये ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ देने वाले कहते हैं कि ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ एक ही प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ शायद मुफ्त चीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं। वही तो बात है ना कि मुफ्त में क्यों बांट रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ होगा तो ठीक है, हम आपको चार्ज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, एक ही चीज़, आप खुश रहेंगे। नहीं, मैं तो फिर वही कहती हूँ ना कि अगर मसला है तो चलो पैसे दे दो। आप मैडम सिर्फ मुझसे अगर इन वैक्सीनेशन की प्राइस पूछें और मैं इनको बताऊं तो आपको पता चल जाए कि सिर्फ जो 6 वीक्स की वैक्सीनेशन लगती है वो गवर्नमेंट को मोर देन 10,000 रुपीज़ मोर देन पर पर्सन एक डोज, जिसके अंदर हमारा पेंटावेलेंट है, जिसके अंदर पोलियो है, जिसके अंदर निमोकोकल है, और फिर अब हम आगे जीवन के रोटा तक चले गए। अल्लाह का तो ये 10 to 15,000 पर डोज। आप देखें हमारी मेजॉरिटी जो है वो यंग है और हम उनको सब कुछ ये फ्री दे रहे हैं। एक मुल्क जिसको हम कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है, उसके बावजूद इतना कुछ हो रहा है। तो थैंक्स टू द पीपल जो कि हमें वैक्सीनेशन देते हैं, थैंक्स टू द गवर्नमेंट। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी मान जाएं और सिर्फ ये जो अब 3 केसेस हमारे पास हैं, अल्लाह करे कि इसके बाद हमारे पास कभी कोई केस रिपोर्ट ना हो। आपने भैया बड़ी प्यारी बात कही, आपने गुरुद्वारा में जाके वहाँ पे बात की, लोग मसाजिद में भी अगर इस बात के बारे में एक पैगाम पहुँचाएँ लोगों तक। देखिए, लोग नमाज 5 वक्त पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ पे ये बातें हों, चर्च में ये बात हो, हर मजहबी। देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ वेरियस डिफरेंट रिलीजन्स। बहुत से मज़ाहिब हैं यहाँ, मज़ाहिब हैं, और उन सब की हम रिस्पेक्ट करते हैं और रिगार्ड करते हैं और करनी भी चाहिए। सो हर बंदा अपने अपने एरिया को अगर कवर करना शुरू कर दे तो मज़ीद हमारा ये पैगाम फैल सकता है। मेरे पास लिटरली सिर्फ 2 से 3 मिनट रह गए आज की गुफ्तगू को रैप अप करने के लिए, लेकिन मेरी एक प्यारी सी दोस्त वहाँ पे खड़ी हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें तैयार की। आपकी इजाज़त से एक झांकी मैं वहाँ पे भी डाल। जी ज़रूर। जी, ब्रेक में मैंने चिप्स यकीनन ट्राई किए थे और बहुत ही क्रिस्पी और लजीज। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। सिर्फ फ्रूट सैलेड के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि इसमें देखें फ्रूट का जो कलर है वो डार्क नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये कि जिस वक्त मैंने कटिंग कर ली थी, मैंने थोड़ा सा फ्रेश लेमन जो है वो यूज़ किया, इसके ऊपर निचोड़ा उसका जूस, और देखें इसका कलर जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जैसे कि तैयबा जी ने भी एक बात कही, मैं चाहूँगी कि आप ये बात व्यूअर्स को आप भी पैगाम दे। देखिए, ये पैगाम हम सब ने देना है। तो आप कुछ बात कर रही थी कि जो पोलियो वर्कर्स के साथ बिहेवियर होता है, आई वांट कि आप ज़रा जो आपने ऑब्जर्व किया। जी, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद विटनेस की है और देखा अपने गली मोहल्ले में सब जगहों पे कि लोग क्या करते हैं कि जो हमारी पोलियो टीम्स आती हैं वो इतने शदीद मौसम में, चाहे वो ठंड है चाहे वो गर्मी है, उसमें वो हमारे घरों तक आती हैं और हमारे इर्द गिर्द लोगों का उनके साथ बिहेवियर क्या होता है। उनको पानी पूछना तो दूर, हम वो बेचारे नॉक करते रहते हैं और हम जो है वो इतना बॉदर नहीं करते, इतना गवारा नहीं करते कि हम उनको अच्छे तरीके से जाके कह दें कि भाई इस घर में बच्चे नहीं हैं जिनकी एजेस जिनको हम पिला सकें पोलियो। दूसरी बात, आपके दरवाजे पे आते हैं, कुछ ठंडा ग्लास पानी का ऑफर करें, कुछ चाय का कप ऑफर करें, उल्टा बदतमीजियां करते हैं। देख ना, समझने का कुछ भी नहीं पूछते, वो नाम भी नहीं पूछते कि बंदा कहते जी
कुछ भी नहीं पूछते। मैंने कहा मतलब वही चीज़ है ना, मुझे हैरानगी बल्कि होती उल्टा जलील करते हैं। बिल्कुल ऐसा। और मुझे ये यही बता रही थी, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, देखिए मैं मजीद और बुरा बिहेवियर इनकरेज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं हॉरर स्टोरीज सच्ची बात है पूछ नहीं रही, वरना आप लोग व्यूअर्स सुन लेना बातें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि भाई आपके अपने घर की बच्चियों की और बहनों की इज्जत है, लेकिन जब किसी के घर की बहनें आपके दरवाजे पे आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आते हैं तो आप गुस्ताखी करते। ऐसी है, ये किस किस्म का एटीट्यूड है व्यूअर्स? बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी बहन बहन, हमारी बहन क्या है? बिल्कुल। सो अल्टीमेटली ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और अभी जो शुरू में मैंने आपसे बात की रिश्तों की, तो देखिए एक रिश्ता आपका उन लोगों के साथ भी है जो आपके काम आ रहे हैं आपके कहे बगैर, बिल्कुल स्टेट के कहने पे। सो सर आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए? बस जी मुख्तसरन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये वो कॉज़ है जिसके लिए हमारे पुलिस के जवानों ने, जिसके लिए हमारे आर्मी के जवानों ने, हमारे पोलियो वर्कर्स ने शहादतें दी हैं, जानें दी हैं। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस मुल्क को हम पोलियो फ्री बनाएं, और दुनिया में जो एक जग हज़ाई की वजह बनती है कि सिर्फ हम 2 ममालिक रह गए हैं पोलियो ज़दा, उसके लिए जो सरकार की एफ़र्ट्स हैं, जो पाक आर्मी की, पुलिस की, हमारे पोलियो वर्कर्स की जो एफ़र्ट्स हैं, उनको एक्नॉलेज करें। अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जब भी हमारा वर्कर आपके पास आए उसको ज़रूर पिलाएं। और पोलियो वर्कर्स को हम जैसे अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि उनको एक्नॉलेज करें, उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये हमारा लास्ट माइल है। हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं पोलियो को अपने मुल्क से रेडिकेट करने में। उसमें हुकूमत का साथ दीजिए, अपनी अफवाज पाकिस्तान, अपने आर्मी पर्सनल, हमारे पुलिस के जवान और पोलियो वर्कर्स, इन सब का साथ दीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हुकूमत की नहीं है, ये 24 करोड़ अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पोलियो को इस मुल्क से ख़त्म कर सकें। थैंक यू सो मच टू आवर एक्सपर्ट्स एंड ऑफ कोर्स टू आवर सुपर वुमेन। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया कहे ना कहे, हम सारे आपको कहते हैं आई सल्यूट यू, ब्लेस यू, थैंक यू। हमारे बच्चों का ख्याल रखना, हमारे बच्चों को कतरे आप पिलाते हैं, हमारे बच्चों का आप लोगों को ख्याल है, ऑल्सो बिकॉज आप दोनों को एहसास है कि पोलियो के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि आप दोनों खुद सर्वाइवर्स हैं। तो अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, सेहत दे और आपके काम में आसानी पैदा करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। एक बड़ी खूबसूरत काविश आप लेके आगे बढ़े हैं, और व्यूअर्स आप भी थोड़ी सपोर्ट कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। हर तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर लिए, पिछले 16 सालों में मिन्नतें कर लिए, तरले कर लिए, लड़ लिया, डांट लिया। प्लीज़ पाकिस्तान को पोलियो फ्री करें ताकि हमें भी आसानी से वीज़े लगें और हम भी पूरी दुनिया सुकून से घूमें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। खुदा हाफिज़।